बट ये नीचे चला गया। ऑलराइट, हाँ जी, मैं एकदम बहुत बढ़िया। आप लोग कैसे हैं? मैंने भी आप लोग को मिस किया। आप सोचो, मतलब मेरी फ्लाइट लैंड हुई, मैंने गाड़ी उठाई सीधे आपके पास। मतलब कोई भी इंसान होता मेरी जगह पे, वो रेस्ट लेता। मैंने नहीं लिया, मैंने रेस्ट नहीं लिया। मेरे पास मेरे 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 पास मेरे मेरे मैं खा गया। हाँ हाँ, मैं बहुत बढ़िया थी। नहीं नहीं, मेरे को बहुत बढ़िया लगी। नहीं, हांडी में नहीं ले गए थे वो। हाँ, मतलब वैसे वो मिट्टी वाली हांडी नहीं थी। नहीं नहीं, मटकी नहीं थी। मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैंने नॉर्मल फूड ऑर्डर करा। एंड आफ्टर ऑर्डरिंग दैट नॉर्मल फूड, मेरे को लगा कि बिरयानी भी ऑर्डर कर लेते हैं, वेज बिरयानी। तो आई ऑर्डर फॉर वेज बिरयानी ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद वो आ गई इतनी सारी क्वांटिटी। ठीक है। रायता था भाई। रायता तो ठीक है, थोड़ा सा ही था। बट है ना, मेरे को एक बार लगा कि मेरे को नहीं पता था इतनी ज़्यादा क्वांटिटी आ जाएगी। हाँ, वो एक वो रामोजी फिल्म सिटी। जय श्री कृष्णा। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट से ज़्यादा थी। मतलब एक्चुअली मेरे को नॉर्मल फूड ऑर्डर नहीं करना चाहिए था। आई शुड हैव ऑर्डर्ड ओनली बिरयानी। ठीक है, फिर बोलते ठीक है, बोले सर ये तो सर एक जना खा जाता है। मैंने कहा भाई यार, यहाँ के लोग क्या हबशी है क्या भाई? इतना कैसे खा जाएगा इंसान? ठीक है। चलो, अब बाद में बात करेंगे, अब चालू करते हैं। ठीक है, काफ़ी दिन बाद अपन मिले। तो 2 दिन का पूरा गैप हो गया कंप्लीट आज, है ना? 2 दिन का कंप्लीट गैप। हाँ जी, अब बताइए। बट द थिंग इज कि इंटर्नशिप के लिए अगर साउथ जाने का मौका मिल जाए ना आप लोगों को, गो टू साउथ। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे को लगता है कि जो साउथ में इस तरीके की मेट्रो सिटीज़ में रह सकता है ना, वो इंडिया में कहीं भी रह सकता है। स्ट्रगल है वहाँ पे। मतलब जयपुर में तो देखो, मैं आपको बताऊँ, एक्चुअली मैंने तो कभी करा ही नहीं ऐसा स्ट्रगल, मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अरे यार, चुप हो जाओ। क्या बकवास आदमी है। और नहीं तो क्या, मतलब मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि ऐसे स्ट्रगल करने की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट कभी पड़ी नहीं। क्योंकि जैसे अभी बैंगलोर जाता हूँ, तो मैं बैंगलोर में भी सब, मतलब ये है कि गाड़ी आगे से आगे खड़ी रहती है। मगर दिल्ली में सीन ये रहता था कि दिल्ली में तो, जैसे मैं दिल्ली में रहा, गुड़गांव रहा, तो वहाँ तो मैंने मेट्रो के धक्के खाए हैं। ठीक है, और मेरे को ये लगता है कि जब तक आप मेट्रो के धक्के नहीं खाओगे, किराए पे नहीं रहोगे, मतलब कोई भी हो, कितना अमीर से अमीर हो, कितना गरीब से गरीब हो, कुछ भी हो, मतलब लाइफ में स्ट्रगल रहने का इन चीज़ों का ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि इंटर्नशिप पे इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो गो फॉर इट। इंटर्नशिप पे एटलीस्ट अगर चेन्नई मिल जाता है, साउथ इंडिया कोई भी जगह मिल जाती है, ठीक है, जाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, अपन कॉमर्स वालों के साथ ना थोड़ा सा ये इशू रहता है कि अपन जब सीए करते हैं तो अपन को ऐसा स्ट्रगल देखने को मिलता नहीं है। जैसे अगर आप हॉस्टल में रह रहे होते हैं, आपको काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिलता। हाँ, अगर आप पीजी में रहते हो तो भी स्ट्रगल थोड़ा बहुत है, बट इतना नहीं है। क्योंकि बगल में ही क्या है, बगल में सीधे सीधे इंस्टीट्यूट आ जाता है। ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि ना, कई बार ऐसा होता है कई जगह पे, जैसे अब आई वॉज स्टेइंग इन गुड़गांव, मैं गुड़गांव में था, इफ्को चौक में। इफ्को चौक में है डेलॉइट। इफ्को चौक इज़ अ प्लेस इन गुड़गांव, डेलॉइट का ऑफिस है वहाँ पे। सेक्टर 33 या 34 में मेरा
जो पीजी था ना, मतलब जहाँ पे मैं रह रहा था, ठीक है, जो रूम लेके फ्लैट लेके हम लोग रह रहे थे, इट वॉज इन सेक्टर 33 और मे बी 34, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है अब तो, 33 34 में से कुछ था। तो वहाँ तक जाने के लिए हम लोग को एक बार क्या करना पड़ता था, वहाँ तक जाने के लिए एक बार हम लोग को मेट्रो लेनी पड़ती थी। अब मेट्रो से ट्रैवल करना, तो जब तक आप ना वो भीड़ नहीं देखोगे ना, तब तक मेरे को लगता नहीं है चीज़ें आप ढंग से सीखोगे। मेरे को लगता है कि आजकल की ज़िंदगी में ये सब करना ज़रूरी है। और जब चीज़ें क्या होती है, अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीधे से गाड़ी उठाई, गाड़ी, ठीक है, वहाँ पे इतना रेस्ट्रिक्टेड फील होता है यार। मतलब जैसे अभी मैं था बाहर, तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील होता है व्हेन यू डोंट हैव अ कार, व्हेन यू टू बुक अ कैब एंड एवरी टाइम यू हैव टू गो एनीवेयर, आपको कैब बुक करनी है। मेट्रो से, मैंने मेट्रो भी ट्रैवल किया फिर वहाँ पे पैसे बचाने के लिए, तो खुद की जेब से जा रहे थे ना इस बार। एक दिन तो कंपनी ने पूरा रख दिया हमारा ध्यान, अब कंपनी के जा रहे थे तो अपने को क्या फ़र्क पड़ रहा है। और दूसरे दिन अपनी जेब से जा रहे थे ना, ठीक है, तो ऑटो वाला मांग रहा था होटल तक ड्रॉप करने के 400 450, कैब आ रही थी 600 650, अपन ने मेट्रो ली 70 रुपये। तो भाई, अच्छा, अब मैं चाहता तो 600 रुपये की कैब बुक कर सकता था। मैंने 10 बार जब कैब बुक करी तो मैं इस बार भी कर सकता था, बट मेरे को वर्थ नहीं लगा ये। मेरे को लगा नहीं कि, मेरे को लगा 4 किलोमीटर के इतने पैसे मैं क्यों दूं। तो ठीक है चलो, कहानी है चलती रहेगी। किसी और एग्जाम्पल में एक और एग्जाम्पल देके बताऊंगा और मैंने कैसे पैसे बचाए। ठीक है, चलो, ठीक है हाँ भाई, मतलब इफ़ यू ट्रैवल विद बढ़िया ना, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्या पैसे कैसे बचा सकते हो दूसरे शहर में जाके भी। चलिए, जोक्स अपार्ट, अब नाउ जस्ट लेट मी नो द पेज नंबर, कहाँ से चालू करना है। 22। ओके, ओके, इसमें सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट इन स्टॉक एक्सचेंज, तो मतलब टॉपिक बीच में तो नहीं छोड़ा होगा जहाँ तक मुझे पता है ना। हाँ, मतलब मुश्किल है बीच में टॉपिक छोड़ना। सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट इन, चलिए मेरी बात सुनिए, सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट इन विद इन स्टॉक एक्सचेंज। सिक्योरिटीज कहाँ पे डील कर रहे हैं अपन, स्टॉक एक्सचेंज में। सिक्योरिटीज की डीलिंग हो रही है स्टॉक एक्सचेंज में, इसको समझते हैं अपन। देखो, आपको पता है जो लिस्टेड कंपनीज होती है, लिस्टेड कंपनीज होती है, उनकी सिक्योरिटीज कहाँ पे डील करती है, स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, 2 ही हैं, आप 2 ही मानो, ठीक है। वैसे तो क्या है, पहले तो 22 स्टॉक एक्सचेंजेस, 21 स्टॉक एक्सचेंज है, और सब बंद कर दिया। देर आर ओनली, मतलब वैसे तो देर आर ऑलमोस्ट 9 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बट मेनली जो है वो 2 हैं, दैट इज द एनएसई एंड द बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप चाहो तो अपनी सिक्योरिटी को एनएसई पे भी लिस्ट करवा सकते हो सिर्फ, बीएसई पे भी लिस्ट करवा सकते हो सिर्फ, चाहो तो दोनों पे करवा सकते हो। जब भी आप कोई भी शेयर इशू करते हो, तो शेयर इशू के लिए आपने अगर जिस भी स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई किया है, उन जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस को अप्लाई किया, उन सबसे अप्रूवल आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है, अप्रूवल आना जरूरी है। देखो मेरी बात सुनो, होने में तो जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड भी है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड भी है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज भी है, ठीक है, यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज, कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज, कोचीन स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे तो भैया बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस है, समझ रहे हो। हर स्टेट का अपना एक स्टॉक एक्सचेंज होता है, इनको कहते हैं रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। क्या कहते हैं, रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस। अब इन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्निशन देता है। क्या देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू देम कि हाँ तुम काम करवा सकते हो, अपने यहाँ पे डीलिंग करवा सकते हो, बरोबर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी रिकॉग्निशन वापस ले ली, ओके फाइन। तो जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, उनको कहते हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज।
कहानी समझ आई रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, बताइए जरा। any stock exchange or exchanges which are recognized by central government are called as recognized stock exchange. NSE, BSE, ये जो है ना NSE और BSE बेटे, ये परमानेंटली रिकॉग्नाइज, क्या है? परमानेंटली रिकॉग्नाइज। ये है परमानेंटली रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, जिनको लाइफ टाइम परमानेंसी के लिए रिकॉग्नाइज कर रखा है, इनका रिकॉग्निशन वापस नहीं हो सकता। अभी NSE में कांड हुए, NSE में केसेस हुए, BSE के साथ, BSE की कई सारी कंपनीज के साथ गड़बड़ हुई, BSE के लिस्टिंग में कई सारी इश्यूज आए, कुछ नहीं हो सकता है, नथिंग विल हैपन टू देम। NSE या BSE दोनों में से किसी को कुछ भी हो गया ना, अपनी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, ये मान लो आप। इकोनॉमी खत्म, मतलब एक्चुअली में लोग सड़कों पे आ जाएंगे। अब ये समझ लो, ये इतनी बुरी सिचुएशन, कंपनियां बंद हो जाएगी, इतनी बुरी सिचुएशन हो जाएगी। तो ये तो सरकार किसी भी कंडीशन में कोलैप्स होने दे ही नहीं सकती, स्पेशली और NSE इज करेंटली द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, सरकार के पास इतना कंट्रोल नहीं है। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में गवर्नमेंट के पास बहुत सारा स्टेक है, ये इन्होंने मिलकर बनाया, SBI, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, सरकार ने, इन सब ने ओनरशिप करके बनाया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बॉम्बे के ब्रोकर्स थे, उन्होंने मिलकर बनाया। समझ आ गया? कंडीशन समझ आ गई कैसे हुआ? तो एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर, बिफोर मेकिंग सच ऑफर, मेकिंग एन एप्लीकेशन टू वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अगर तुमने 4 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई किया, 3 को किया, 2 को किया, 1 को किया, जितनों को भी अप्लाई करोगे उन सबसे अप्रूवल आना जरूरी है। तुमने NSE BSE दोनों को अप्लाई कर दिया, लेट सपोज BSE ने हाँ कर दी, BSE जनरली हाँ कर देता है, मगर NSE के नॉर्म ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, NSE ने मना कर दिया, तो आपका पूरा इश्यू कैंसिल हो जाएगा। मगर सर BSE ने नो, पूछो मत इसके बारे में, ठीक है? कोई सवाल ना पूछो। एक ने भी मना कर दिया तो दूसरे ने मना कर दिया, मान लेना। एक ने हाँ कर दिया तो दोनों ने हाँ कर दिया, तो ही आप पब्लिक इशू लेके आ सकते हो। एक ने ही मना कर दिया तो पब्लिक इशू नहीं आ सकता। तो इसके लिए कंपनी को लगता है कि अगर उनको कोई कंपनी मना कर सकती है NSE BSE में से, तो वो अप्लाई नहीं करती उनको। जैसे जोमेटो, ठीक है, दे अप्लाइड ओनली टू BSE, BSE अप्रूव देम। NSE को अप्लाई किया होता तो शायद रिजेक्शन झेलना पड़ सकता था। मगर मैंने क्या कहा, NSE जो है वो आपको मतलब NSE जो है वो हर तरीके से डीलिंग प्रोवाइड करता है। मतलब जो अपन बोलते हैं ना कि आपके जो एक तो होता है अपने जो स्टॉक अपन डायरेक्ट परचेज करते हैं, ठीक है, और एक अपने डेरिवेटिव मार्केट होता है, जो मैंने आपको बताया होगा डेरिवेटिव के बारे में। कभी डेरिवेटिव में एक्चुअली में सिक्योरिटीज नहीं होती है, वो अपनी वैल्यू डिराइव करती है, मतलब एक सट्टा बाजार कह सकते हो आप इसके थोड़ा सा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक तो होता है एक्चुअल मार्केट, एक्चुअल मार्केट में लेट सपोज मेरे को ये पेन बेचना है किसी को, तो ये प्रोडक्ट है, मैंने आपको प्रोडक्ट दिया, उसके बदले पैसे लिए, समझ आ गया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से इसी में डील करता है। मगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बोलता है कि पेन है, कहाँ है? ये रखा, ये रखा, ये दिस इज द पेन, ये आपके सामने इधर इधर मैंने छुपा के रख रखा है, पेन है, मैंने इसको साइड में रख दिया। इसकी वैल्यू के बेसिस पे मैंने एक वैल्यू बनाई, ये एक प्रोडक्ट है, ये पेन आता है 2000 का, मैंने कहा ये 2000 का इंस्ट्रूमेंट है। बोले सर है कहाँ? नहीं है, मान लो है, ये वो पेन है। अगर आप इसमें डील करते हो तो आपको 2000 रुपये मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है, मगर आपको पूरे वैसे नहीं देना, 20% ठीक है के मार्जिन पे डील कर सकते हो, 20 से 30% के मार्जिन पे मैं डील करवा सकता हूँ। तो अगर ये आपने मेरे को 600 रुपये दिए, लेट सपोज, वैल्यू बढ़ जाएगी, आपने खरीदा इसको 2000 में, 600 रुपये दिए, मगर आपने इसे मार्जिन पैसा दिया, ठीक है, वैल्यू बढ़ गई, ये कितने का हो गया? 2200 का हो गया। तो 2200 का हो गया तो आपने खरीदा, अब मार्जिन जो है उसको साइड में कर दो। आपने तो 2000 में इस पेन को खरीद लिया, पेन कहाँ है ही नहीं, खरीद लिया, बस पेन की वैल्यू को खरीद लिया आपने 2000 में, पेन की वैल्यू 2000 से 2200 हो गई, तो आपने बेच दिया, तो आपको फोकट के 200 रुपये मिल गए। ना सच में पेन आपके पास डिलीवर हुआ, ना सच में आपने डिलीवर करा किसी को, बस इसकी वैल्यू के बेसिस पे आपने कमा लिया। 2000 की खरीद, 2200 की बेच, 200 रुपये का प्रॉफिट, मार्जिन एज इट इज पड़ा है। मगर कल को, ठीक है, 2000 में खरीदा और लास्ट में आखिरी में जाके वैल्यू बढ़ी नहीं, 1800 रह गई,
तो आपके 600 रुपये जो आपने जमा करे हैं उसमें से 200 कम हो जाएंगे, आपके 400 रुपये आपके। समझ आया? ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं इनको डेरिवेटिव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेरिवेटिव्स। ये सिर्फ एनएससी डील करवाता है, बीएससी के पास ये है ही नहीं। समझ गए? तो इसलिए क्या है कि किसी भी कंडीशन में बीएससी जो है, मतलब वो जो है वो नहीं चलेगा तो चलेगा, एनएससी नहीं चलेगा तो काम खत्म हो। समझ आ गया? ये बहुत सारी चीजें हैं जो एनएससी डील करवाता है सिर्फ। अब जैसे जोमेटो के बारे में बात करते हैं, जोमेटो शेयर प्राइस। अब जोमेटो शेयर प्राइस एनएससी पे है, बाद में इसने एनएससी पे लिस्टिंग करवा दी थी, ठीक है। एनएससी जोमेटो बीएससी पे भी है, एनएससी पे भी है, ठीक है। जोमेटो आईपीओ के बारे में बात करते हैं एक बार। आईपीओ एट बीएससी। नहीं, ये तो करंट इन्फॉर्मेशन बता रहा है, अपने को थोड़ा सा एक बार बैक वाली इन्फॉर्मेशन को देखना पड़ेगा। ये देखते हैं। नहीं, एनएससी, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड। आजियो ये भी रिलायंस का ही है। नहीं, एनएससी बीएससी दोनों पे आया था ये तो। नहीं, एनएससी बीएससी दोनों पे आया था जोमेटो का तो फिर कोई और कंपनी होगी, ठीक है। अरे स्विगी तो आया ही नहीं, स्विगी तो अभी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है। देख, क्लास में आता का है, वही तो। चलो कोई बात नहीं, समझ आ गया क्या? ठीक है भाई। अब जो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा ना, उसके अंदर नाम आना चाहिए उस स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम आना चाहिए, ठीक है। वेयर अ प्रोस्पेक्टस स्टेट्स दैट एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड, सच प्रोस्पेक्टस शैल आल्सो स्टेट द नेम और नेम ऑफ द एक्सचेंजेस, नेम्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस जहाँ पे आपने अप्लाई किया। समझ आ गया? तो उस स्टॉक एक्सचेंज और एक्सचेंजेस को अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब उसका नाम बताना पड़ेगा कि हमने भैया इस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया है, तो स्टॉक एक्सचेंज या एक्सचेंजेस का नाम कहाँ पे बताना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस में। मेंटेनिंग अ सेपरेट बैंक अकाउंट। अब आपको ये तो पता ही है कि जो भी आईपीओ आता है उसके लिए क्या होता है, सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, ये पता है। ये तो आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा ही है, ठीक है, कि जो भी आईपीओ लेके आते हैं कंपनी उसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करती है। इसको कहते हैं एस्क्रो अकाउंट। क्या कहते हैं? एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। अब आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार एस्क्रो का। ये एस्क्रो जो है ना, ये एस्क्रो अकाउंट का मतलब होता है सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर स्पेसिफाइड पर्पस।
किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना। आप कहीं पे भी देख लेना, एस्क्रो अकाउंट अगर कहीं पे वर्ड यूज करा है तो भी इसका मतलब यही होता है, नहीं वर्ड यूज करा तो भी इसको मान लेना कि वो एस्क्रो अकाउंट ही बोलना चाहता है। जैसे कि आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो तो डिपॉजिट का जो पैसा है वो सारा का सारा एक सेपरेट बैंक अकाउंट में आता है। आईपीओ लेके आते हो, उसका पैसा सेपरेट बैंक अकाउंट में आता है। डिविडेंड आपको देना है, कंपनी को डिविडेंड देना है तो कंपनी उसके लिए सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करवाती है, उसके लिए याद है, ठीक है, कि सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करवाएगी विद स्केड्यूल कमर्शियल बैंक के पास में। तो दैट सेपरेट बैंक अकाउंट इज एवरी सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर स्पेसिफाइड पर्पस इज कॉल्ड एज एस्क्रो अकाउंट। हर वो सेपरेट अकाउंट जो आपने किसी स्पेसिफिक काम के लिए ओपन करवाया है उसको एस्क्रो अकाउंट बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाता है? एस्क्रो अकाउंट बोला जाता है। बरोबर बात समझ आ गई? तो जब भी कंपनी कोई आईपीओ लेके आती है तो कंपनी को एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है उस आईपीओ के लिए, उसको कहते हैं एस्क्रो अकाउंट। समझ आ गया क्या? उस एस्क्रो अकाउंट को कंपनी तब तक यूटिलाइज नहीं करेगी जब तक कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर देती। क्या कर देती? अलॉटमेंट नहीं कर देती। तब तक उस पैसे का 1 रुपया भी कंपनी को यूटिलाइज करना पाप है। समझ आ गया? नहीं कर सकती मतलब नहीं कर सकती, बात खत्म। अब होता क्या है, आजकल चलता है एसबा। क्या चलता है? एसबा। एसबा का मतलब होता है वेरी गुड, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब लेट सपोज एक एग्जांपल देके समझाता हूं मैं आपको, ठीक है। स्विगी है, लेट सपोज स्विगी क्या है, अपना आईपीओ लेके आ रही है। स्विगी अपना एक आईपीओ लेके आने वाली है, आएगी आईपीओ तो आज नहीं तो कल तो आएगी आईपीओ लेके। तो इन्वेस्टर अपना पैसा नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? जो इन्वेस्टर ने जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करे हैं वो कमाएंगे कैसे? ऐसे तो कमाएंगे, और कैसे कमाते हैं? ऐसे तो कमाते हैं। ओला हो गया, स्विगी हो गया, ये सब अपने आईपीओ लेके आएंगे। जितनी भी स्टार्टअप्स आपके सामने है, कोई सी भी हो, अगर वो सक्सेसफुली चल रही है तो आईपीओ लेके आएगी। और अभी फिलहाल के लिए ये जितने भी स्टार्टअप्स हैं उन सबका ग्रे पीरियड चल रहा है, ठीक है। ग्रे पीरियड मतलब इन्होंने हाइट जितनी अचीव करनी थी कर ली, अब इनको क्या है, अब इनको डाउनफॉल देखना पड़ रहा है। तो जितने भी अभी नौकरियां जा रही है लोगों की वो सब स्टार्टअप से जा रही है। वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी से एक की भी नौकरी नहीं निकल रही है, वो हायरिंग करते हैं। बट ये जो अभी जितने भी स्टार्टअप्स हैं इन सब में ग्रे टाइम चल रहा है, ये सब निकाल रहे हैं लोगों को। सब में फायरिंग हो रही है, सब में। किसी की भी बात कर लो, ठीक है, किसी की भी बात कर लो, ठीक है, सब में ले ऑफ्स हो रखे हैं, सबसे नौकरी से फायर किया जा रहा है बिना बोले बिना नोटिस के। 1 महीने का नोटिस पीरियड दिया, ठीक है, 1 महीने की सैलरी दी, ठीक है, और निकाल दिया नौकरी। सिंपल। ये कहानी हर जगह है। यही तो बता रहा हूँ मैं, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो टाइजूस में था, ठीक है, ठीक है। तो टाइजूस ने क्या कर रखा है, एक, ठीक है, वाइट हैट जूनियर, उसको खरीद रखी थी कंपनी को। तो पहले ही वॉज विद अनदर कंपनी, ठीक है, जिसमें बैंगलोर बेस्ड कंपनी में था, ठीक है, जिसमें मैं हूँ अभी, ठीक है। हाँ, ठीक है, मतलब है कोई, ठीक है, एकेडमी वाले लोग हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि है ना, वहाँ पे था वो तो वहीं से दोस्ती हुई, तो ही वॉज माई मैनेजर, तो वहीं से दोस्ती वोस्ती हो गई, तो बात हुई। व्हेन आई वाज इन मुंबई तो ही वॉज माई होस्ट एक तरीके से। उसने बड़ा मुंबई में एक दिन बड़ा ख्याल रखा, ठीक है। मैंने उसको फिर झूठ बोला कि मैं जा रहा हूँ, बट मैं गया नहीं था मुंबई से, बिकॉज वो अपना जॉब एक दिन का छुट्टी लेके फिर मेरे साथ बैठा है तो इट डजंट लुक गुड। तो मैंने फिर उसको झूठ बोल दिया था, बाद में बोल दिया था सच। मैंने कहा तू अपनी नौकरी छोड़ के एक दिन वहाँ बैठता मेरे पास तो इट डजंट साउंड्स गुड, ठीक है, तो इसलिए मैंने तेरे को झूठ बोल दिया था। तो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। तो उससे मेरी बात हुई, तो अभी उसको ले ऑफ कर दिया, वहाँ से ले ऑफ कर दिया। तो उसने यहाँ से कंपनी को छोड़ा था 16 लाख पे, ही वॉज गेटिंग 16 lakhs, ठीक है। और वहाँ पे उसने ज्वाइन किया था करीब 24-25 लाख पे, 24-25 लाख पे। हाँ, वाइट हार्ट जूनियर टाइजू के पास, ठीक है। तो वाइट हार्ट जूनियर से भी उसको निकाल दिया। अब मेरी उससे बात हुई तो बड़ा ऐसे डिप्रेस था, ठीक है। तो मैंने कहा अरे यार, मैंने कहा सुन, जब सारी दुनिया डिप्रेस थी तुम लोग कमा रहे थे, व्हेन एवरीबॉडी वाज सफरिंग फ्रॉम कोविड, ओनली दीज एपटेक और ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है ये सब ग्रो कर रही थी। इनमें भी तो एक टाइम आएगा ना,
आई नो आई कैन अंडरस्टैंड, बट यू हैव दिस टैलेंट एंड यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो तुम किसी और दूसरी कंपनी में ट्राई कर लो। सैड होने से कुछ नहीं होगा ना यार, क्या ऑप्शन है? 1 महीने की नोटिस पीरियड दे दिया, 1 से 1.5 महीने की सैलरी दे रही है कंपनी, तो 2 महीने है ना, तो 2 महीने ढूंढना भाई। मैंने तो मेरे सामने मेरे बिजनेसेस बंद होते हुए देखे हैं कोविड में, मैंने खुद से अपने हाथों से ताले लगाए हैं अपने बिजनेसेस के। मैं इतनी बड़ी जगह, मतलब तेरा जितना पैकेज है उसका डबल कर ले तू, तेरा तो 1 महीने का 2 महीने 1 महीने, चल मान ले 1 महीने की सैलरी नहीं मिली, मान ले तेरे को 3 महीने लग गए जॉब ढूंढने में, तो 1 महीने घर से खाना पड़ेगा तेरे को। मैंने अपने 4 साल 5 साल मेहनत करके जो पैसा बचाया प्लस उधार लेके मैंने मेरे बिजनेसेस इस्टेब्लिश करे। आई इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 40 lakhs इनटू माय बिजनेस, इनटू माय न्यू बिजनेस, मतलब जो मैंने जब बनाया कैफ़े वगैरह सब कुछ, और 3-4 महीने बाद कोविड आ गया। मतलब मेरा पेंट भी सूखा नहीं होगा मैंने कहा अबे दीवारों का पेंट भी नहीं सूखा होगा अब तक उससे पहले कोविड आ गया, ठीक है। और सीधे सीधे जो मैंने, मतलब क्या होता है कि आप नई बिल्डिंग लेते हो, किराए पे भी लेते हो, लीज पे ली थी मैंने, आई टुक दैट बिल्डिंग ऑन लीज, मैंने उसको पूरा डेवलप करा। क्या था, खाली था, एक वायर तक मेरा लगाया हुआ था। तो आप सोचो एक वायर, आप पूरी लाइट्स का काम करवाते हो ना, तो आपको पता लगता है कि इतने बड़े फ्लोर पे लाइट्स का काम इज ऑलमोस्ट लाइक 2-2.5 लाख रुपए लग जाते हैं। लोगों को लगता है अरे 40 लाख सर फेंक रहे हो, अरे जिसकी जेब से जाता है उसको पता लगता है। 2.5 लाख रुपए तो सिर्फ लाइट्स और वायर्स के लगे थे। और सोच लो पूरा सब कुछ A to Z, इतना सब कुछ तो नया आया था सामान, दीवारें बनाना, खाली हॉल था दीवारें, पेंट, पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर, बाहर के बोर्ड्स लगाना, ठीक है, वो भी एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव बोर्ड। और बोर्ड लगाने जब होते हैं ना आपको, जब आप ज़मीन से 10 फीट की हाइट पे 15 फीट की हाइट पे लगाते हो तो सीढ़ियों से लग जाता है, आपको पूरा ऐसे पेड़ा बनवाना पड़ता है उसके लिए, या क्रेन मंगवानी पड़ती है, तो उसके लिए हज़ारों रुपये अलग से और लग जाते हैं। तो आपको पता लगा 1.5-2 लाख के तो बोर्ड्स लग गए, तो 4-5 लाख तो मिट्टी ज़ीरो, ठीक है। फिर नई टेबल चेयर्स खरीदना, पूरा इस्टेब्लिश करना, सब बनाने में बहुत पैसा लगता है। लाखों रुपए पेंट के लग जाते हैं यार, लाखों रुपए जाता है। अच्छे से अच्छा पेंट करवाते हैं, 2-4-5 लाख तो पेंट के गए, तो वो सब तो कचरा हो गया ना यार, जो दीवारें बनाई थी वो सब तो कचरा हो गया, ठीक है। लोग बोलते हैं अरे तो इतना सारा सामान तो तू ले आया, तो मिट्टी नहीं हो रहा क्या सामान? अभी भी ऐसे पड़ा हुआ है मेरे पास, तो अभी आधे से ज़्यादा सामान तो मैं यूज़ नहीं कर पा रहा, वो तो यूज़ कर रहा हूँ मैं, चलो ठीक है, जैसे जैसे जो जो चीज़ें थी यूज़ करना चालू कर दिया, बट वेस्ट तो गया ना मेरा पैसा। 10 लाख रुपए तो मिट्टी हो गया एकदम ही, ठीक है। किराया जो दिया वो, और किराया तो उस टाइम पे भी देना पड़ा था ना बीच में, ठीक है, जब काम ही चल रहा था, तब का सिक्योरिटी डिपॉजिट का एक पैसा वापस नहीं मिला। मैंने उसको समझाया, ठीक है, चलो कम बैक टू आवर टॉपिक, ठीक है। हम कुछ बात कर रहे थे, अभी जितने भी कंपनीज हैं ये सब अपना पैसा निकालेगी कहाँ से? इन सब का ग्रे पीरियड चल रहा है, ये सब अभी डाउनफॉल पे है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोविड था, इन्होंने ओवर हायरिंग कर ली, ये सबको क्या है, बड़ा जंप मिल गया। फिर इनके पास फंडिंग बहुत अच्छी आ गई यूएस वगैरह से, यूएस सिंगापुर बहुत अच्छी फंडिंग देता है, ठीक है। तो ये लोग यूएस सिंगापुर वगैरह वगैरह से फंडिंग उठा के ले आए। फिर अब फंडिंग उठाने का जब टाइम आया ना दूसरी बार, तो इन सबको रिजेक्ट कर दिया फंडिंग से। इन सबकी फंडिंग रिजेक्ट कैसे हो गई? स्विगी को मिल गई थी फंडिंग, स्विगी गॉट ए फंडिंग ऑफ 11,000 करोड़, 11,000 करोड़ की नई फंडिंग ले गया था। तभी तो इसने डाइनआउट को खरीदा था 1,500 करोड़ में, ठीक है। लास्ट टाइम ऐसे स्विगी शॉपिंग करने निकला ऐसे ऐसे होता है अमीरों की शॉपिंग, ठीक है। वो क्या नाम है, मतलब अनिल, वो मुकेश अंबानी की डॉटर है ना, ठीक है, ईशा अंबानी, ऐसे ही सड़क पे निकली थी, तो रास्ते में एक ठेला दिखा, 20 करोड़ में खरीद लिया, ठीक है। ठेला नहीं, मतलब उसने अभी एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी खरीद ली, ठीक है, कैंपा कोला, 20 करोड़ में कैंपा कोला। बोले पापा देखो मैं क्या लेके आई, बोले क्या लेके आई? टन टन टन, ये क्या है बेटा पापा कैंपा कोला खरीद लिया। कैंपा कोला कितने में पड़ा? 20 करोड़, बस। कोई ना यार, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, देखो
अब पापा को बताइए, पापा अभी मैन्युफैक्चरिंग चालू करवा रहे हैं पापा, ठीक है, आप सब देखो क्या होता है। बट आपको समझ आया आईपीओ के बारे में बता रहा था मैं आपको। ये सब ना बड़ा ऐसा अमेजिंग सा काम है, सुनो मेरी बात, ठीक है। स्विगी ने फंडिंग उठाई, अब यार ये सब लोग कमाएंगे कैसे, आप समझो, इनकी कमाइयां ही आईपीओ है। मतलब समझो, दुनिया को पागल बना के लूटना इनको, कमाएंगे कैसे, ऐसे ही तो कमाएंगे। कोई भी कमाता कब है पता है आपको, जब पब्लिक से पैसा आता है तो ही कमाता है, नहीं तो कमा ही नहीं सकता। बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो कमा सकते हैं, बड़े लेवल पे जो कमाई होती है ना वो पब्लिक से ही होती है, मास से। अब देखो, स्विगी आईपीओ लेके आएगा, स्विगी लेके आया 5,000 करोड़ का आईपीओ। अब ये 5,000 करोड़ का आईपीओ सिर्फ टाइम पास है, इससे ज्यादा की तो फंडिंग उठा ली, तो ये अपनी सारे शेयर्स थोड़ी बेचते हैं पब्लिक में, 10%, 5%, 6%, इतने शेयर्स बेचते हैं। फिर ये वेट करते हैं ओएफएस लाने का, फिर ओएफएस में और बेचते हैं, फिर ओएफएस लाते हैं और बेचते हैं, ओएफएस लाते हैं और बेचते हैं। तो ये क्या होता है, आईपीओ एक फनल मिल जाता है इनको, एक रास्ता मिल जाता है इनको और पब्लिक को शेयर्स बेचने का। तो इनको एक रास्ता मिल गया, पब्लिक में डायरेक्टली बेच ही नहीं सकते अपने शेयर्स, तो आईपीओ एक फनल है, एक रास्ता है जिसके थ्रू ये पब्लिक में अपने शेयर्स को बेच सकते हैं। समझ आया? तो ये स्विगी, जोमेटो, ये सब ऐसे ही तो लेके आया आईपीओ, ये सब रास्ता बना लिया इन्होंने अपना। ये प्रैक्टिकल पोर्शन बताया मैंने आपको। अब क्या होता है, जब ये आईपीओ लेके आते हैं ना, तो पब्लिक खरीदती है इस आईपीओ को। पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक इसे परचेज करेगी। तो पब्लिक पहले क्या करती थी, पहले ना अपन कंपनी को पूरा का पूरा पैसा दे देते। कंपनी के किस में जाता था, कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में जाता था, जाता कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में था, एप्लीकेशन का पूरा पैसा चला गया। अब इसमें जाता था ओवर एप्लीकेशन का पैसा, फिर कंपनी इसको क्या करती थी, 15 एक दिन में रिफंड करती थी। क्या करती थी, रिफंड करती थी। तो ना बड़ा हेक्टिक सा काम हो जाता था कंपनी के लिए। पहले सारा पैसा आएगा, 10 टाइम्स आ गया, 8 टाइम्स आ गया, तो उसको रिफंड करो। तो ना बड़ा हेक्टिक सा हो जाता था कंपनी के लिए काम। फिर कंपनी जब तक इसको रिफंड नहीं कर देगी तब तक कंपनी इस पैसे को यूज़ नहीं कर सकती। तो ऐसे बड़ा हेक्टिक सा हो जाता था। फिर किसी को पैसा नहीं मिला तो उनकी इंक्वायरी सॉल्व करते रहो, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक काम था ये। तो उसके बाद सेबी ने बोला कि एक काम करो, सेबी ने कहा एक काम करो, आपके पास पैसा भेजते ही नहीं है, छोड़ो, आप भूल जाओ, पैसा आएगा ही नहीं तुम्हारे पास। बोले सर मतलब पैसा तो आना चाहिए। बोले नहीं, अब आप चालू करो एसबा फैसिलिटी। एसबा फैसिलिटी का मतलब होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। उसमें क्या हुआ, एक बंदा है, ठीक है, देयर इज अ पर्सन आर्यन, आप आर्यन, आपका भी नाम आर्यन है ना, ये वाला आर्यन बड़े दिनों में आए हमारे पास, के बारे में बात कर रहे हैं आज अपन, ठीक है, चश्मे में पहनता है हमारा आर्यन, ठीक है, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी भी आ रखी है इसके, ठीक है, चलो नाइस। ऐसे हमारे वाले का फेस कट थोड़ा अच्छा है, कान भी है, चलो, और बाल भी अच्छे हैं, ठीक है, मेरे तो कम हो गए भाई। मैं आपसे 10 साल बड़ा हूँ, मेरे तो 2 साल में नहीं होगा। चलो बढ़िया, थोड़ा और बाल बना देते हैं, हाँ चलो। अब ये हमारे आर्यन है, अब इसने क्या किया, ठीक है, अब इसने क्या, मेरी बात सुनो, इसका अकाउंट है लेट सपोज एसबीआई के अंदर। एसबीआई, आपका बैंक भी आपको एसबा फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहिए, ये बैंक ही प्रोवाइड करता है फैसिलिटी। अब ये बैंक एसबीआई जो है वो एसबा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो इसका एसबीआई में अकाउंट है, एसबीआई के अंदर इसका क्या है, एक अकाउंट है, एसबीआई के अंदर इसका एक अकाउंट है, और एसबीआई क्या प्रोवाइड करता है, इसको एसबा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एसबीआई क्या प्रोवाइड करता है, इसको एसबा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट दिस, मेरे को कोई इशू नहीं है, एसबीआई आपको एसबा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब एसबीआई इसने क्या किया, एप्लीकेशन लगाई, ठीक है, एप्लीकेशन लगाई, किसी के भी थ्रू एप्लीकेशन लगा सकता है ये। लेट सपोज ये एप्लीकेशन लगा सकता है ग्रो ऐप के थ्रू, अपस्टॉक के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, ठीक है, एसबीआई के खुद के थ्रू, कैसे भी किसी भी या किसी भी जो इसका ब्रोकर है उसके थ्रू ये एप्लीकेशन लगा सकता है कंपनी को। अब ये एप्लीकेशन जब लगाएगा ना तो एसबीआई क्या करेगा, एसबीआई ना इसके जो अकाउंट है उस अकाउंट में पैसे को होल्ड कर देगा। क्या कर देगा, फ्रीज कर देगा, होल्ड कर देगा। लेट सपोज इसने एप्लीकेशन लगाई 15,000 रुपए की, कितने की एप्लीकेशन लगाई, 15,000 रुपए की एप्लीकेशन लगाई, तो 15,000 रुपए को फ्रीज कर दिया। इसके अकाउंट में 50,000 रुपए रखे थे, 15,000 को फ्रीज कर दिया, अकाउंट से माइनस नहीं करे,
कंपनी को जमा नहीं करा है, नाउ ही कैन यूटिलाइज ओनली 35,000, 35,000 रुपये ये यूज़ कर सकता है। जहाँ मर्जी वहाँ आर्यन इस पैसे को यूज़ करो, ठीक है, अपने पप्पा का पैसा है, अपना ही है, अपन जहाँ चाहे यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, किसी का पप्पा नहीं रोक सकते तुम्हें 35,000 यूज़ करने से। मगर बेटा ये जो 15,000 है, ये तुम सोच मत लेना तुम्हारा पैसा नहीं है, अभी ये पैसा फ्रीज पड़ा है, खाते में तुम्हारे ही है, दिखेगा भी नहीं है, ना तो दिखेगा ना तुम खर्च कर सकते हो। अब दो काम होंगे, या तो इसको अलॉटमेंट होगा या इसको अलॉटमेंट नहीं होगा। रिफंड विफंड या तो अलॉटमेंट हुआ है, सिंपल सा अलॉटमेंट नहीं हुआ, ठीक है। अलॉटमेंट हो गया तो ये 15,000 रुपये काट के हम जमा करा देंगे किसके पास, स्विगी के एस्क्रो अकाउंट में। समझ आ गया, स्विगी के एस्क्रो अकाउंट में जमा करा दो 15,000 रुपये, कोई तकलीफ नहीं, बेसिक्स, कंपनी के पास चला गया पैसा, बेसिक है एकदम। और कल को अगर रिजेक्ट हो गया, नहीं कंपनी ने बोल दिया आर्यन नहीं देते अलॉटमेंट, नहीं करते ऐसे, ठीक है, मतलब कोई भी रीज़न रहा, ऐसी कोई बात नहीं है, आर्यन ऐसे देखते ही नहीं करा, ऐसे कर दिया, अरे एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं आज, ठीक है। कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, आर्यन ना इसको देना ही नहीं आईपीओ, और ये दोनों के चश्मा है। ये कमाल की बात हो गई यार। चलो कोई ना, ठीक है, तो है ना, कंपनी ने मना कर दिया, कंपनी बोलती है नहीं करते तेरे को अलॉट, नहीं करते, अब मना कर दिया कंपनी ने, तो 15,000 रुपये खाते में आ जाएंगे। अब ये अपने पप्पा के पैसे हैं, आप पूरे 50,000 कहीं भी यूज़ करो, आपकी मर्जी, नोबडी विल स्टॉप यू। समझ आ गया, तो भैया इसको कहते हैं एजवा फैसिलिटी। तो पहले कंपनी का सारा पैसा एक साथ आ जाता था, फिर कंपनी को रिफंड करना पड़ता था, कंपनी रिफंड करने में डिले कर देती थी, ठीक है, या हो जाता था, कुछ भी रीज़न होता था, कई लोगों का पैसा अटक जाता था, बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, कंपनी को रिफंड तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा कंपनी के पप्पा का नहीं है, तो कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर सेबी दादा बैठे, ठीक है, वैसे जूते मारेंगे तुम्हें, ठीक है, कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। हाँ समझ रहे हो, 15% इंटरेस्ट के साथ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पैसा रिफंड करना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या, 15% इंटरेस्ट के साथ। तो तुम चाहते हो कि गलती हो, नहीं हो ना। ये चाहता है गलती हो भाई, हाँ समझ गया, कंपनी नहीं चाहती, कंपनी नहीं चाहती गलती हो, यस आई गॉट इट, ठीक है, आई गॉट ए पॉइंट, ठीक है, चुप हो जाओ तुम नालायक, ठीक है, चलो सुनो, कुछ भी बोल रहे हैं आदमी। हाँ चलो चलो मेरी बात सुनो, सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो भाई सुनो, तो रिफंड हो गया, और यहाँ पे रिफंड करना पड़ेगा कंपनी को, अगर एजवा फैसिलिटी नहीं होगी, और एजवा फैसिलिटी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई दिक्कत, ना कोई इशू, ना कुछ रिफंड, कुछ भी नहीं करना आपको, आपका काम एकदम बढ़िया तरीके से चल। समझ आ गया क्या, तो ये सीधे क्या है, एसबीआई के थ्रू ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, क्योंकि पैसा आपके खाते से गया ही नहीं था। दिस इज कॉल्ड एज एजवा फैसिलिटी, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आता रहता है, मतलब मैंने आपको एक्चुअली आगे का टॉपिक पहले पढ़ा दिया। चलिए अब देखिए, अब ये सब करा दिया मैंने, फटाफट से सुनते हुए चलो। Maintenance of separate bank account, all money is received on application from the public for subscription to the security shall be kept in a separate bank account in a scheduled bank and shall not be utilized for any other purpose। किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, सिर्फ दो काम, या तो अलॉटमेंट करने के बाद में जो पैसा जिस कंपनी से जिस काम के लिए पैसा मांगा है उस काम के लिए यूज करोगे, ठीक है, या फिर फंड करने में यूज। तो फॉर द एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, समझ आ गया, अलॉटमेंट करने के लिए वेदर सिक्योरिटीज हैज बीन परमिटेड टू बी डेल्ट एट स्टॉक एक्सचेंज, मतलब स्टॉक एक्सचेंज ने हाँ कर दिया तो पैसा अलॉटमेंट की तरफ यूज कर लेना, शेयर्स अलॉट करना और पैसा कंपनी के खाते में चला जाएगा यूटिलाइज करने के लिए। या फिर फॉर द रीपेमेंट ऑफ मनीज विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय सेबी एंड रिसीव्ड फ्रॉम एप्लीकेंट्स इन परसुएंस ऑफ द प्रोस्पेक्टस, ठीक है, वेयर द कंपनी इज फॉर एनी रीजन अनेबल टू अलॉट सिक्योरिटीज। कंपनी अगर अलॉट नहीं कर पाती तो रिफंड कर देगी, सिंपल सी भाषा में रिफंड कर देगी, ऊपर है अलॉटमेंट कर। तो पैसा जो आपके पास आया है वो सिर्फ आप दो कामों में यूज़ कर सकते हो, शेयर्स को अलॉट करने में, और अगर अलॉट नहीं कर पाए तो रिफंड करने में, खत्म बात, कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब आगे देखिए, कंडीशंस परपोर्टिंग टू वेव कंप्लाइंस शैल बी वॉइड, एनी कंडीशन परपोर्टिंग टू रिक्वायर और बाइंड एनी एप्लीकेंट और सिक्योरिटीज टू वेव कंप्लाइंस विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट शैल बी वॉइड। कोई मतलब का नहीं है, हटा दो। कोई भी ऐसी कंडीशन है जो आपकी लॉ की कंप्लाइंसेस को वेव करने की कोशिश करता है वो वॉइड माना जाएगा, हाँ तो वो तो पता ही है। कुछ भी ऐसा है ऊपर के अगेंस्ट चला जाए, ऊपर जो पॉइंट आपने पढ़े ना, कोई भी कंडीशन आपने लिख दी प्रॉस्पेक्टस के अंदर कि एक भी स्टॉक एक्सचेंज ने हमें हाँ कर दी हम तो कर देंगे, तो भैया वो तो क्या है,
गलत है, नहीं कर सकते। समझ आ गया? डिफॉल्ट इन कंप्लाइंस, तो इतना से याद कर लो, डिफॉल्ट इन कंप्लाइंस कंपनी के ऊपर मिनिमम 5 लाख मैक्सिमम 50 लाख, डिफॉल्टिंग ऑफिसर मिनिमम 50,000 मैक्सिमम। कोई तकलीफ? ये 3 लाख को हाईलाइट इसलिए कर रखा है क्योंकि अमेंडमेंट आया था ये। आगे समझ में? आगे देखें। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेनल्टी फॉर कमीशन, अ कंपनी में पे कमीशन टू एनी पर्सन इन कनेक्शन विद द सब्सक्रिप्शन टू इट सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। अब कंपनी क्या है, कमीशन पे करती है, जैसे किसको कमीशन पे करती है? नहीं, अंडरराइटिंग कमीशन तो सेफ्टी के काम के लिए है। इसके अलावा कमीशन पे किया जाता है जैसे कि बैंकर्स को, ब्रोकर्स को। अब जैसे एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है? आईपीओ आता है, आईपीओ में जैसे ऐड करते हैं ना, ये कंपनी ऐड करती है, जैसे पेटीएम है, ये भी ऐड करता है कि इसमें आईपीओ में पैसा लगाना, पेटीएम से लगा लो। क्यों लगाऊं? क्योंकि पेटीएम को हर आईपीओ के ऊपर कमीशन मिलता है। आई बात समझ में? करीब 100 रुपए के आसपास, करीब 100 सवा 100, अभी हो सकता है थोड़ा कम कर दिया हो, पर पहले तो इतना ही मिलता था। पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे मेरे फादर मेरे को बताते थे, जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे हमारे घर के पास में, मतलब पापा के एक फ्रेंड है, तो वो ब्रोकर है, सब ब्रोकरशिप ले रखी थी उन्होंने, ठीक है? तो उन्होंने सब ब्रोकरशिप ले रखी थी शेर खान की, ठीक है? शेर खान पहले एक ब्रोकर था, बढ़िया चलता था, अभी पता नहीं है चलता है नहीं चलता, ठीक है? तो उन्होंने ब्रोकरशिप ले रखी थी, सब ब्रोकरशिप ले रखी थी शेर खान की, है ना? 4-5 एम्प्लॉयज़ उनके पास काम करते थे, ऐसा था, ठीक है? तो वो क्या करते थे, जितनी भी एप्लीकेशंस आती थी ना, जितनी भी एप्लीकेशंस आती थी, वो सब कलेक्ट करते थे घर घर जाके। मतलब कांटेक्ट तो था ही ना उनका सबसे, तो उनका सबसे कांटेक्ट था ही। जैसे कि मेरे पापा को उन्होंने फ़ोन करा कि भाई साहब आपने एप्लीकेशन लगा दी, बोले हाँ लगा दी, बोले मैं आ जाता हूँ कलेक्ट करने के लिए। फिर ये एप्लीकेशन कलेक्ट करके, है ना, क्योंकि सब ब्रोकर तो थे ही, तो ब्रोकर के पास जमा करा देते थे, तो उनको पर एप्लीकेशन ऐसे 50 रुपये मिलते थे, ठीक है? 50 रुपये 100 रुपये जो भी मिलता था, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, बट उनको पैसा मिल जाता था, समझ गए? तो ही यूज़ टू गेट दैट मनी। अब जैसे मान लो कि एक एप्लीकेशन आई, उन्होंने ऐसे करके 50 भी कलेक्ट कर ली, 100 रुपये मिल गए, तो 5,000 तो उनके बन गए ना, समझ गए? 5,000 तो उनके बन गए। तो मैंने कहा कि ये अंकल अंकल क्यों कलेक्ट करते हैं, उनको क्या फ़ायदा, वो आपसे पैसे लेते हैं? वो नहीं, मेरे से नहीं लेते, उनको कंपनी से कमीशन। अच्छा, तो मेरे को समझ आ गया था कि ठीक है, बहुत बचपन की बात है ये। उसके बाद तो फिर डायरेक्ट एसबा फैसिलिटी आ गई, और एसबा आने के बाद तो फिर सबके काम खत्म, डायरेक्ट बैंक से लग जाती है ना फिर एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, ऑनलाइन ऐप के थ्रू आपकी एप्लीकेशन लग जाती है, ठीक है? तो आपको ये सब की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। ये तब पड़ती थी जब फिजिकल एप्लीकेशन जमा होती थी, फिजिकल एप्लीकेशन जमा होती थी ना, तो काम बढ़ता था सबका, क्योंकि ब्रोकरों का भी काम होता था उस टाइम पे। एक्चुअली वो पैसे ऐसे नहीं लेते थे, आज ब्रोकर को अपनी तरफ से पूरी लिस्ट बना के देनी पड़ती थी कि मेरे नाम के थ्रू इतने लोगों की एप्लीकेशन आई है, फिर वो अपनी एक्सेल पे शीट बना के अपलोड करके देता था आरटीआई को, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। समझ गए? बताया था ना मैंने, आरटीआई, आरटीए, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, जो कंपनी का बंदा होता है, ठीक है? जो कंपनी की एक्चुअली लिस्ट मेंटेन करता है, फिर ये लिस्ट बना के उसको फॉरवर्ड करते थे, और फिर उनकी एप्लीकेशन की फिजिकल कॉपीज स्कैन होके प्लस एप्लीकेशन की फिजिकल कॉपीज पैक करके फिर ये एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कंपनी में भिजवाया करते थे, या फिर आरटीआई के पास भिजवाया करते थे। समझ आ गया क्या? ऐसा होता था इनका पहले के काम, अब तो सब बंद हो गया, अब तो सभी खत्म हो गया, बट ये ऐसा पहले होता था। हाँ, आईसीआई में भी ऐसे ही होता है, करेक्ट, आईसीआई में भी ऐसे ही होता है। जो आपकी कॉपीज चेक होने के लिए आती है, वो भी ऐसे ही आती है हमारे, ठीक है? घर पे आती है सीधे कॉपीज चेक होने के लिए, ठीक है? खोपचे में आती है, खोपचे में जाती है, ठीक है? ना किसी को बताते हैं, ना किसी को पता लगता है। Rule 13 of the company's prospectus and allotment of securities rules 2014 prescribes the following condition for the payment of commission। आप कमीशन कैसे कैसे पे कर सकते हो, अब देख लीजिए ज़रा, कमीशन कितना कितना। द पेमेंट ऑफ सच कमीशन शैल बी ऑथराइज बाय द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है? द कमीशन मे बी पेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द इशू और द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और बोथ। तो कंपनी अपने प्रॉफिट से भी कमीशन दे सकती है, या जो इशू ऑफ प्रोसीड्स हैं उससे भी दे सकती है, और वो
जो वो है ना एप्लीकेशन, वो प्रीमियम, उसे राइट ऑफ कर लेगी। समझ गए? रेट ऑफ कमीशन रेट ऑफ कमीशन आर एज फॉलोज। तो आपको पता ही है, अगर शेयर्स के ऊपर बात करी जाती है तो शेयर्स का कमीशन कितना है? राधे राधे। शेयर्स का कमीशन कितना होता है? शेयर्स का कमीशन कितना होता है? बताइए, शेयर्स पे कमीशन कितना लगता है? 5% होता है ना। शेयर्स पे मैक्सिमम कमीशन 5% दे सकते हैं, या आर्टिकल्स में जो लिखा है विच एवर इज लेस, और डिबेंचर्स पे 2.5%, या आर्टिकल्स में जितना स्पेसिफाइड है, ठीक है, विच एवर इज लेस। क्लियर हो गया? डिस्क्लोजर ऑफ द रेट, डिस्क्लोजर ऑफ द पर्टिकुलर्स इन द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब ये प्रोस्पेक्टस में क्या क्या बताना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस में नेम ऑफ अंडरराइटर, कितना कमीशन देना है वो बताना पड़ेगा, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कितना उन्होंने अंडरराइट करा है। तो अंडरराइटिंग कमीशन तो आप लोगों ने मेरे हिसाब से अकाउंट्स में चैप्टर ही पढ़ा होगा। चैप्टर पढ़ा है अंडरराइटिंग का? चैप्टर नहीं था क्या आपके अंडरराइटिंग का? पहले के टाइम होता होगा, हमारे टाइम पे तो था। ना 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 ना, पूरा अंडरराइटिंग का पूरा चैप्टर था एक। चलो नहीं होगा आप लोग के, हो सकता है कोर्स हटा दिया हो। 12th में बेटा जो अंडरराइटिंग कमीशन है वो छोटा सा एक टॉपिक है। मैं आपको टॉपिक नहीं बोल रहा, मैं चैप्टर बोल रहा हूँ। उसमें पूरा अंडरराइटर, 3 अंडरराइटर को कंपनी ने अपॉइंट करा, ठीक है, फिर अंडरराइटर ने तीनों ने अंडरराइट किया, फिर उनको इतना अंडरराइटिंग कमीशन दिया जा रहा है, वो सब पूरी कैलकुलेशन हुआ करती थी। वो हो गया, हट गया होगा, ठीक है, समझ आ गई क्या? चलिए देखिए, अब सुनो, अंडरराइटर क्यों अपॉइंट करते हैं बताओ? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%, और 90% सब्सक्रिप्शन ना है तो इशू कैंसिल हो जाएगा। इसलिए कंपलसरी है अंडरराइटर को अपॉइंट करना। मैं आपको बताता हूँ, अंडरराइटर का अपॉइंटमेंट कंपलसरी। सेबी ने बोल दिया कि देखो भैया तुम्हें अपॉइंट करना ही पड़ेगा। हमने कहा हम नहीं करना चाहते, हमें तो पता है हमारा पब्लिक इशू होगा ही होगा। सेबी ने कहा सुनो, तो ठीक है सर, सर आपने बोल दिया ना इतना, सुनो वर्ड यूज करते हैं सर आपने, बस मैं कर लूंगा सर। सर आपके अगेंस्ट आ सकते हैं, तो सेबी के नॉर्म्स है कंपलसरी अपॉइंटमेंट। ओके, किसके? तो वेयर नो कमीशन इज टू बी पेड, तब नहीं पे करना पड़ता सर जब पब्लिक में ऑफर नहीं करेंगे, क्योंकि पब्लिक में ऑफर करेंगे तभी अंडरराइटर को अपॉइंट करना है, ठीक है। देयर शैल नॉट बी पेड कमीशन टू एनी अंडरराइटर विच आर नॉट ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, obviously. Copy of payment of commission to be delivered to registrar. A copy of the contract for the payment of commission is to be delivered to the registrar at the time of delivery of prospectus for registration. तो अंडरराइटर के साथ जो अग्रीमेंट किया उसकी कॉपी भी भिजवा देना। कोई तकलीफ आई तो बोलो फटाफट से। आसान लगा? आगे बढ़ जाऊं? डाउट है किसी को तो बोलो फटाफट से। हाँ, गोल्ड लोन ना, गोल्ड लोन नहीं होता बेटा, वो गोल्ड लोन इज डिफरेंट, वो गोल्ड बॉन्ड होता है। अरे वो गोल्ड लोन के लिए नहीं बोल रहे, डाउट के लिए बोल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, ओके, हरिओम। चलिए अब सुनिए मेरी बात, ठीक है? सुनो सुनो सुनो, एग्जाम्पल नंबर 2, अ कंपनी, डिड यू कॉल मी कंजूस? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। यार ये चुप भी नहीं होता यार, एक बार ये चालू होता है ना ये 15 मिनट तक चाहिए, चाबी घूमती रहती है इसकी थोड़े। इसके अंदर ऐसा लगा 10 मिनट चुप बैठ गया ना तो चाबी भर दी किसी ने, ठीक है कोई बात नहीं
अरे हम समझ गए समझ गए समझ गए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, a public limited company which wanted to raise funds through public issue of shares has applied for listing of its shares in 3 recognized stock exchanges. However, only 2 stock exchanges has given permission. बोलो क्या करने का है? एक कंपनी है, 3 स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई किया, 2 ने हाँ कर दिया, खत्म बात। लास्ट की लाइन पढ़ लो। In view of the above provisions, the company cannot proceed with the public offer of securities before obtaining the necessary approval from the stock exchange. तो नहीं हो सकता, ठीक है। Example number 3 देखिए, the board of directors of the company to say 5% of the issue price as underwriting commission. However, आर्टिकल में सिर्फ 3% दे रखा है, क्या करने का है? 3% होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल्स को अमेंड करवा दो, समझ आ गया क्या? ठीक है। अलॉटमेंट के बारे में बात करते हैं, चलो फाइनली आ गया। आप अलॉटमेंट करना, अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? जो कंपनी के ऑथराइज कैपिटल है, ऑथराइज का एक पार्ट कंपनी ने इशू करा, ठीक है, वो पार्ट जो कंपनी इशू कर रही है उसमें से जो अनअलॉटेड पार्ट है, भाई इशूड में अलॉटेड भी आ जाएगा। जैसे कंपनी के पास लेट सपोज 1 करोड़ ऑथराइज शेयर कैपिटल है, उसमें से इशूड शेयर कैपिटल है कंपनी की 50 लाख। 50 लाख में से कंपनी 40 लाख तो ऑलरेडी इशू कर चुकी है, अलॉटेड है ये, तो इशूड का वो अनअलॉटेड पार्ट 10 लाख शेयर्स, वही तो कंपनी अलॉट करेगी ना, ठीक है। अलॉटमेंट मींस एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रीवियसली अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल, समझ आ गया? उसमें से अनएप्रोप्रिएटेड कैपिटल में से एप्रोप्रिएट करना, ठीक है, ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स टू पर्सन टिल द अलॉटमेंट एज सच दी शेयर्स डू नॉट एग्जिस्ट। जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा तब तक शेयर जिंदा नहीं है ये। इट इज ओनली द अलॉटमेंट दैट द शेयर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे अलॉटमेंट कर दिया ये शेयर जिंदा हो गए। इनफैक्ट विद द सेंडिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर द कंपनी starts the process of allotment. It is nothing but acceptance of the offer made by the applicants of securities. आसान भाषा में समझो, प्रैक्टिकली कोई लेटर ऑफ अलॉटमेंट आपके घर पे नहीं भेजा जाता है आजकल, सब मैसेज जाता है आपके पास। मैसेज जरूर आता है दैट आपको शेयर्स अलॉट हो गए, तो वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट है। दैट टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम द कंपनी एंड ईमेल फ्रॉम द कंपनी, कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंपनी साइड। कंपनी जो आपको बोल देती है कि भैया मैंने तेरे को शेयर्स दे दिए, ठीक है, वो फाइनल है, बात खत्म। समझ आ गई बात? उसके बियॉन्ड कुछ नहीं, कंपनी ने बोल दिया इसका मतलब शेयर्स आपको अलॉट हो गए, मतलब कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर दिया। अब वहीं से अलॉटमेंट चालू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे कंपनी आपको शेयर्स दे देगी। समझ आ गया? लीगल प्रोविजंस गवर्निंग अलॉटमेंट, ये आप पढ़ेंगे। सबसे पहले लीगल प्रोविजन सेक्शन 39 और रूल लगते हैं इस पे पास 2014। रिसीट ऑफ मिनिमम अमाउंट इज मस्ट, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना चाहिए? 90% आ जाना चाहिए, ठीक है। क्वांटम ऑफ अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे मिनिमम कितना पैसा चाहिए? 5%, याद आ गया ना, ठीक है। और सेबी के हिसाब से 25% होता है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से 5% है, ठीक है। लगाते हैं अपन, ठीक है, अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ठीक है। कौन सा भाई मेरी बात सुनो, कौन सा कंस्ट्रक्शन लगेगा इसमें? हारमोनियस। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है? जब एक एक्ट के दो प्रोविजन, ठीक है, या फिर कोई 2 एक्ट अलग अलग बातें बोलते हैं, तो अपन ऐसा कुछ करेंगे जिसमें दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो कंपनीज एक्ट बोलता है कि 5% मुझे मिनिमम एप्लीकेशन चाहिए, सेबी बोलता है कि 25% मिनिमम एप्लीकेशन पे वैसा आना चाहिए, तो 25%। कंपनी बोलता है 100 का शेयर है, लेट सपोज 100 का शेयर है, कंपनीज एक्ट बोलता है मिनिमम 5 रुपए ले लो, सेबी बोलता है मिनिमम 25 ले लो, सेबी की बात सुन के 25 ले लिए, तो कंपनीज एक्ट की भी तो रिक्वायरमेंट पूरी होगी ना। समझ आ गया? तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, याद आ गया हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ओके। क्वांटम ऑफ अमाउंट पेबल, जो ये तो बता दिया मैंने। कॉन्सिक्वेंस, अगर मिनिमम एप्लीकेशन मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं मिला तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला 30 दिन के अंदर अंदर तो रिफंड कर देना, और रिफंड करने में डिले कर दिया तो 15% का ब्याज देना पड़ेगा। समझ आ गया क्या? बोलो भैया, क्लियर हो गया? ठीक है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर देना।
आरओसी के पास में, मम्मी को तो सब बताना पड़ेगा ना। ये चारों पॉइंट है, रीड कर लेना, इसके अलावा कुछ और पॉइंट मिल जाए तो पूछ लेना, कुछ मिलेगा ही नहीं। हाँ जी, कितने दिन में रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है? टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, फॉर्म नंबर है पास 3, 30 दिन में, इतना ही याद करना है इसमें, पास 3 और 30 डेज। तकलीफ किसी को? ठीक है। अब डिटेल्स जाएगी, मम्मी को सब डिटेल बतानी पड़ेगी, मम्मी को सब जानना है। मम्मी बोलेगी पास 3 के अंदर बताओ लिस्ट ऑफ अलॉटीज, फिर उनके नाम, उनके पते, उनके ऑक्यूपेशन, ठीक है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कितने कितने उनको अलॉट करे गए हैं, ठीक है, टू बी सर्टिफाइड बाय द सिग्नेटरी ऑफ द पास 3, जो पास 3 का सिग्नेटरी है ना, जैसे कंपनी का डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर्स, ठीक है, कि हाँ वो कंप्लीट और करेक्ट है कि नहीं है इन्फॉर्मेशन, या आपको मम्मी को बताना पड़ेगा, आरओसी को स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। कोई तकलीफ किसी को? बोलो, आ गया यहाँ तक समझ में? आसान लगा ये चीज़? चलिए अब आगे देखते हैं। अटैचमेंट्स विथ पास 3, पास 3 के साथ अगर ये तो हो गया, सॉरी ये हो गया ना अटैचमेंट, नहीं अच्छा सॉरी, अटैचमेंट विथ पास 3 व्हेन सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर आपने अदर देन कैश, अब अदर देन कैश होता है बोनस शेयर्स, हाँ राइट शेयर्स है, कौन दे रहा अदर देन कैश में? हाँ हाँ सही बात है, इसका एक मुंह पीछे भी है। ये बढ़िया था गुरु। हाँ हाँ, जब अपन अरे अदर देन कैश वो इशू करते हैं ना बिजनेस एक्वायर करने के लिए वगैरह वगैरह, तो मम्मी को वो भी बताएंगे। देख लो, भले आपने सिक्योरिटीज इशू करी बट इसमें नॉट बीइंग बोनस शेयर्स बना कर दिया, नहीं बोनस शेयर्स के अलावा, allotted as fully or partly paid up in consideration other than cash shall be attached to form pass 3, a copy of the contract duly stamped, ठीक है, in pursuance to the securities have been allotted together with any contract of sale if relating to property, asset, contract, other consideration। तो आसान भाषा में, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। फॉर्म पास 3 में, ठीक है, इफ relating to a property or asset or contract for service or other consideration, बस यही तो लिखा है इसमें। आ गया समझ में? सब पता है मुझे किस चाबी की बात कर रहे हो तुम। चलिए सुनो सुनो सुनो, अटैचमेंट विथ पास 3 व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिड्यूस टू राइटिंग। 12(4) states that where a contract referred to in sub rule 3 is not reduced to writing, the company shall furnish the company shall furnish along with the pass 3 complete particulars of the contract stamped with the same stamp duty as would have payable if the contract has been reduced to writing। अरे इसको हटाओ यार, अब ये बोल रहा है तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी को शेयर्स बेचने का अदर देन कैश। फॉर एग्जांपल आपने किसी से बिल्डिंग खरीदी और बिल्डिंग खरीद के आपने, ठीक है, उसको क्या कर दिया, बिल्डिंग खरीद के उसको शेयर्स दे दिए। अब जो शेयर्स दिए ना उसके लिए आपने कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करते फिर इंडियन स्टैंप एक्ट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती, तो आपने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा। हालांकि शेयर्स तो अलॉट कर दिए, डायरेक्ट शेयर्स अलॉटमेंट कर दिया, मगर उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा। तो यहाँ पे ये बोलता है कि भैया आपने जो इंडियन स्टैंप एक्ट के हिसाब से जो स्टैंप ड्यूटी बनती है वो स्टैंप ड्यूटी पे करके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मेरे को फाइल करो। समझ आ गया क्या? तो इंडियन स्टैंप एक्ट के हिसाब से जो आपके पैसे लगते हैं ना, ठीक है, मान लेंगे कि अब आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया उसके हिसाब से पैसे दे दिए और वो आप करके मेरे को फाइल करो, और वो है तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं, कोई नहीं पूछेगा। आगे देखो आप, अमाउंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। भाई किसी की कंपनी खरीदोगे, बिजनेस खरीदोगे,
तो वैल्यूएशन की रिपोर्ट के हिसाब से खरीदोगे ना, तो ख़त्म। तो ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स के लिए वैल्यूएशन की रिपोर्ट चाहिए। अटैचमेंट इन केस ऑफ रेजोल्यूशन इन केस ऑफ बोनस शेयर्स, जो अपन ने पढ़ लिया ऑलरेडी, मैंने बता दिया था। बोनस शेयर्स में भी कॉपी फाइल करनी पड़ती है, बट वो अदर देन कैश के अलावा, ऊपर वाले टॉपिक के अलावा अलग से है बोनस शेयर्स। समझ आ गया? अटैचमेंट ऑफ वैल्यूएशन रिपोर्ट टू ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यू ऑफ शेयर्स हैज बीन इशूड इन परसुएंस टू 60(1)(c). अब 60(1)(c) के अंदर क्या आ रहा है? ये बोल रहा है यहां से अदर देन 60(1)(c, so rule 12(7) states that in case these shares have been issued as per section 60(1)(c) by a company other than listed company whose shares are convertible preference shares or listed on any recognized stock exchange, there shall be attached a pass 3. सेम बात, ठीक है? हाँ, हटाओ इसे, ठीक है? पनिशमेंट देख लो कितना है। तो पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट 1000 रुपीज ईच डे से लेकर 1 लाख रुपए तक। मम्मी ने कह दिया भाई डीले करा, 1 लाख रुपए पर डे से लेकर तुम्हें पैसे कितने देने पड़ेंगे? 1 लाख रुपए। समझ आ गई बात? आगे बढ़ जाएं? ठीक है भैया, ये ऊपर वाला ही पॉइंट है कि अगर कंपनी ने, ये वही है कि कंपनी ने अगर 30 डेज में अलॉटमेंट नहीं कर पाती तो कंपनी को 15 दिन में रिफंड करना पड़ेगा, और कंपनी 15 दिन में रिफंड नहीं कर पाती अगले, तो 15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट शुड बी फाइल्ड विद इन 30 डेज। 1,000 रुपये पर डे का पेनल्टी और 1 लाख रुपए तक की मैक्सिमम पेनल्टी इसमें लग सकती है। कोई तकलीफ किसी को तो बता दो, ठीक है? हाँ जी, अब यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, ऑनलाइन वाले बच्चों से भी पूछ लो। अरे हाँ जी, बोलो, कोई डाउट है क्या? नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया? इंग्लिश मैन, चलो चाबी भर गई। लुइस, चलो मेरी बात सुनो। अच्छा सुनो तो सही, सुनो तो सही। चाबी बॉय भी है। चलो, तो आप हो हमारे कीमैन। मैं तो नहीं हूं भाई, मैं कहाँ हूँ रंगीन? क्या बातें कर रहे हैं आदमी? ठीक है, मैं कौन सा ऐसे ही हूँ के बैठ जाता हूँ। चलो आर्यन, आज नाच रही है, क्या आदमी है? कुछ भी। ये तो चाबी वाली बात बोलती तो बोल दिया इसने, ऐसा कुछ था नहीं है तो उसको लगा यार ऐसे बोल दिया सर ने, अब कुछ तो बोलना पड़ेगा यार। अरे यार, मेरे को पता नहीं है कोई भी हो। मैं तो नहीं हूँ। Once securities are issued, once securities are issued and subscribed for, these needs to be allotted according to the conditions given below. ठीक है, एक बार आपने सिक्योरिटीज क्या कर दी है, इशू कर दिए, सब्सक्राइब हो गए भाई, मेरी बात सुनो, है ना? इसको लिखते हैं रिपीट, ठीक है? अभी पढ़ के देखना, मैं रीड कर रहा हूं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 30 दिन में आ जाना चाहिए, नहीं आता तो क्या करते हैं? अरे नहीं आता तो रिफंड कर देना मेरे भाई, ठीक है? और अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना चाहिए था वो आ गया तो फिर क्या करेंगे? ठीक है भैया, एप्लीकेशन पे कितना चाहिए? और अगर 5% आ गया एप्लीकेशन पे, सब कुछ नॉर्मल है, तो क्या कर देंगे? अलॉटमेंट कर देंगे। अलॉटमेंट करने के कितने दिनों में? ठीक है भैया, इसको रीड कर लो, ये लिखा है, करो रीड, करिए अभी, करो करो करो, जल्दी करो, जल्दी करो।
हाँ अरे रीड कर लिया क्या? एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए फटाफट से। वहां पे बेटा ईंट पड़ी है, ईंट फेंक के मारूंगा। चुप हो जाओ तुम, इतने घटिया जोक मार रहे आदमी। चलो अब मेरी बात सुनो, चुप हो जाओ। हाँ हाँ चुप चुप। आफ्टर हैविंग रिसीव्ड 80% ऑफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन स्टेटस इन द प्रोस्पेक्टस। सबसे पहले तो ये गलत था। लॉ के अंदर जब 90% दे रखी है तो आप कर ही नहीं सकते। रक्षा डिटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ द अलॉटमेंट विड्रू 50% ऑफ द सेड अमाउंट फ्रॉम द बैंक। कर ही नहीं सकते पूरा। एक तो दोनों प्रोविजन ही गलत है ना, इलीगल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क करिए, हर साल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। मिस स्टेटमेंट मतलब आसान भाषा में मतलब प्रोस्पेक्टस में कोई गलती थी। अगर प्रोस्पेक्टस में गलती होती है तो जिस भी पर्सन ने ऑथराइज कराया प्रोस्पेक्टस उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ठीक है, अब दो तरीके की पेनल्टी लगती है, एक तो सिविल पेनल्टी और एक क्रिमिनल। Misstatement of prospectus is a civil offense, serious offense, which attracts the provision of section 34 and 35. ठीक है, liabilities can be classified in two headings, that is civil liability and criminal liability. Civil liability का मतलब लॉस हुआ, डैमेज हुआ, इज एन एसेंशियल कंडीशन। भाई साहब आपको लॉस या डैमेज होना चाहिए। सीपीसी, क्योंकि सिविल लाइबिलिटी के लिए हमने सीपीसी 1908 बना रखा है। ठीक है, ऑफेंस है। ठीक है, अगेंस्ट दी काउंटर पार्टी। काउंटर पार्टी मतलब जो दूसरी पार्टी है उसको नुकसान हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। आपने प्रोस्पेक्टस कंपनी का लिया, कंपनी का प्रोस्पेक्टस देखा, कंपनी कह रही है पिछले 3 सालों से कंपनी लगातार डिविडेंड बांट रही है। ओके, पिछले साल कंपनी को प्रॉफिट भी था, तो आपको लगा कंपनी बैक टू बैक ईयर से प्रॉफिटेबल है, तो आपने लगा ठीक है बढ़िया कंपनी है। बाद में पता चला कि कंपनी लास्ट ईयर ही प्रॉफिटेबल हुई है और कंपनी ने ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं करी थी प्रोस्पेक्टस के अंदर, और उससे पिछले 2 साल में कंपनी ने जो अपने डिविडेंड्स बांटे हैं, ठीक है, वो आउट ऑफ, ठीक है, कैपिटल बांटे हैं। ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन मिसिंग थी। क्या ये ऑफेंस है? ऑफेंस है ही कंपनी के बेहाफ पे। कंपनी को बताना चाहिए था कि वो जो डिविडेंड बांट रही है पहले से, वो डिविडेंड सिर्फ प्रॉफिट्स में से नहीं बांट रही, कैपिटल में से बांट रही है, तो जो और कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं करा। ठीक है, या और पुराने सालों के प्रॉफिट से बांट रही है, तो कंपनी को ये बात डिस्क्लोज करनी चाहिए थी, नहीं करी, तो इट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस। तो इसकी वजह से उसका शेयर का प्राइस गिर गया, तो उसने कंपनी के ऊपर केस करा, कंपनी ने उसको पैसे दे दिए। इसमें एक ख्याल रखने की बात यह है कि भले ही तुम्हारे साथ कोई सिविल ऑफेंस हो जाए चाहे क्रिमिनल ऑफेंस हो जाए, कुछ भी हो, मगर तुमने जो शेयर्स खरीदे हैं वो मार्केट से नहीं खरीदे, वो तुमने प्रोस्पेक्टस को देख के खरीदे। एनी सिक्योरिटीज विच आर परचेज्ड बाय एनी पर्सन, कोई भी सिक्योरिटीज जो तुमने कंपनी की खरीदी है बिना प्रोस्पेक्टस को देखे, तब तुम्हारे लिए कोई इसमें कोई बचाव नहीं है तुम्हारे लिए। बट जिसने प्रोस्पेक्टस को रीड करके, प्रोस्पेक्टस को पढ़ के और फिर उसके साथ धोखा हुआ, तो फिर उसके लिए यहाँ पे क्या है, कंपनी यहाँ पे आपको, ठीक है, डायरेक्टर जो भी है, जो भी ऑफिसर था, जो भी एक्सपर्ट था,
उससे आपको पैसा मिलवाया जाएगा, दिलवाया जाएगा। समझ आ गया कि जिसने भी स्टेटमेंट दिया उससे आपको पैसा दिलवाया जाएगा। क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी तभी आती है, ये तो कोई छोटी मोटी गलती हो गई, भूल चूक, यहां पे मेंस रिया होना जरूरी है। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। मतलब क्रिमिनल लाइबिलिटी तभी आ सकता है किसी का जब आप सामने वाले को धोखा देना चाहते थे, इंटेंशन आपका गलत था। एग्जाम्पल के तौर पे अनिल अंबानी को कंपनी में घाटा हुआ, ठीक है, वो यही है क्योंकि क्रिमिनल लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करना चाहता था, बिकॉज देयर वाज नो मेंस रिया। मेंस रिया नहीं था, गिल्टी माइंड नहीं था, उसका इंटेंशन नहीं था किसी को धोखा देने का। मिसमैनेजमेंट की वजह से कंपनी संभल नहीं पाई, विच क्रिएटेड अ लॉस, बट ही डोंट वांटेड टू क्रिएट दैट लॉस। मगर उसकी सिविल लाइबिलिटी आई, उसका जो भी नुकसान हुआ वो सब हुआ, समझ रहे हो। मगर जैसे अपन बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं ये क्या नाम है इसका, विजय माल्या, नीरव मोदी, इनका मेंस रिया था, ये धोखा देना चाहते थे। सहारा इंडिया का केस हो गया, या फिर वो क्या नाम है उसका, सत्यम कंप्यूटर्स का, वो मेंस रिया था, वो धोखा देना चाहता था, उसका इंटेंशन था कि मैं धोखा दूं। तो अगर आपका इंटेंशन है धोखा देने का तो हम आपको जेल में डाल देंगे, और अगर आपका इंटेंशन नहीं है धोखा देने का तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी आप चुका और काम खत्म। समझ आ गया। तो इज एन एसेंशियल कंडीशन। तो क्या होता है कि अगर किसी कंपनी से कोई ऑफेंस हो जाता है ना, तो जो उसका वकील होता है वो यही प्रूव करने में लगा रहता है कि भाई साहब क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है, सिविल लाइबिलिटी में डाल दो। तो सिविल लाइबिलिटी में क्या है, क्लाइंट के ऊपर पेनल्टी लग के केस खत्म हो जाता है, और सिविल लाइबिलिटी के अंदर, क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर फिर उसके ऊपर जेल भी जाना पड़ता है। तो जैसे कोई इनकम टैक्स का भी केस होता है और किसी ने टैक्स की चोरी कर ली, तो उसमें यही बताना पड़ता है, ये प्रूव करना पड़ता है कि अरे हमें तो लग रहा था कि हमने सही करा है, हमें नहीं पता था ऐसा हुआ है, तो उसको जेल नहीं होती। और वो बोल देगा, प्रूव हो जाए कि नहीं आपने चला के इवेजन किया, टैक्स इवेजन, तो टैक्स इवेजन पे आजकल जेल भी है, जो कि पहले नहीं थी, पहले नहीं थी जेल, अभी लास्ट 4-5 सालों से जेल भी कर दी। आई बात समझ में, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एप्लीकेबल हो जाएगा इसके ऊपर, कोड चेंज हो गया, ऊपर 1908 सिविल कोड, और यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी कहते हैं इसको, सीपीसी 1908 कहते हैं, और इसको सीआरपीसी 1973। आपने आईपीसी सुना, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पिनल कोड, ये इंडियन पिनल कोड इसी का मतलब, सीआरपीसी इंडियन पिनल कोड का ही पार्ट है। ओके, इंडियन पिनल कोड, सीओडीई कोड। ऑफेंस इज रिगार्डेड एज बीइंग कमिटेड अगेंस्ट दी स्टेट, स्टेट मतलब सरकार के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। स्टेट मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इसको कहते हैं स्टेट। आप केसेस देखोगे, रेफरेंस केसेस देखोगे, रामजी लाल वर्मा वर्सेस स्टेट, तो एक केस स्टेट के अगेंस्ट था, किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं। जैसे गंगा रिवर का केस था, तो गंगा रिवर का केस जो था वो स्टेट के अगेंस्ट था, कि भैया स्टेट तुम्हारी जिम्मेदारी है क्लीन रखने की, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट नहीं करा था। यमुना क्लीनिंग का केस था, ठीक है। तो ये जो केसेस हुए ये स्टेट गवर्नमेंट के केस अगेंस्ट थे, ठीक है। जैसे एचसी मेहता, ठीक है, वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ, स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ, ठीक है, यूपी, स्टेट ऑफ जो भी है, वॉट एवर द केस में भी, तो ऐसे स्टेट के अगेंस्ट केस होता है। बात समझ आ गई। तो ये था एचसी मेहता का, तो केस था भी, ये जितना भी यमुना गंगा रिवर की क्लीनिंग का केस था ना, एचसी मेहता ने किया था। एचसी मेहता वो थे, ही वॉज ए एडवोकेट, तो इन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आपने पीआईएल सुना होगा है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी थी, कि पब्लिक के बारे में सोचते हुए लिटिगेशन फाइल करी थी। तो जब पब्लिक के बारे में सोच के आप लिटिगेशन फाइल करते हो, पीआईएल फाइल करते हो, तो स्टेट के अगेंस्ट केस होता है। अरे जैसे वो आते ना जॉली एलएलबी, तो स्टेट वर्सेस जॉली एलएलबी था, ठीक है। तो स्टेट वर्सेस जॉली एलएलबी समझे आप, मतलब एक्चुअली वो जॉली एलएलबी ने पीआईएल फाइल करी थी। तो जब वो आप पीआईएल फाइल करते हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक के बारे में सोचते हुए, तो आपको जो मिलता है, वो जो पैसा मिलता है, पीआईएल बोलते हैं उसे, पब्लिक इंटरेस्ट। तो वो जो केस होता है ना, वो एडवोकेट के नाम पे और स्टेट के अगेंस्ट होता है। समझ आ गया ये, चलो मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अब क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या आएगी मिस स्टेटमेंट की, पहले वो देख लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 34 मेंशंस क्रिमिनल लाइबिलिटी। भाई साहब क्रिमिनल लाइबिलिटी आप भूल जाओ कुछ भी, सेक्शन 447 खत्म। एक ही है आपके पास हथियार, ये आपका 447 ब्रह्मास्त्र है, ये तभी चलेगी जब क्रिमिनल लाइबिलिटी होगा।
वो वाला बकवास वाला ब्रह्मास्त्र नहीं, ठीक है शिवा, ठीक है। पता नहीं मेरे को ये आग 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 से मेरा कोई रिश्ता है ईशा, ये आग पता नहीं मुझे जलाती नहीं है। आपने नहीं देखी? देख लीजिए, अरे बहुत बुरा हूं आपके साथ, ठीक है। और किस किस ने ये भाई क्या करे, सबने देख ली तो हम भी देख लेते हैं। आलिया आलिया की बहुत बड़ी एक्टिंग थी, ठीक है। शिवा 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 शिवा। भाई आलिया के 80% डायलॉग यही थे। शिवा मुझे सच बताओ शिवा, शिवा ये क्या हो रहा है शिवा, ठीक है। गुरु जी देखिए शिवा को पता नहीं क्या हो गया। चलिए, तो ये आपका ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, और कुछ नहीं है। एमसी मेहता, सॉरी एचसी मेहता नहीं है, गलती से एचसी मेहता बोल दिया, एमसी मेहता है वो, ठीक है। तो वेर प्रोस्पेक्टस इशूड सर्कुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर चैप्टर 3, ये चैप्टर 3 चल रहा है अपना, ठीक है। इंक्लूड्स एनी स्टेटमेंट विच इज अनट्रू, मिसलीडिंग इन द फॉर्म और कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज इंक्लूडेड। ये बोलता है अगर आपने प्रोस्पेक्टस को इशू करा, सर्कुलेट करा, डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी अनट्रू, झूठी बात, कोई ऐसी बात जो आपको मिसलीड करती हो, इन दी फॉर्म और कॉन्टेक्स्ट इट इज इंक्लूडेड, ठीक है, जो दूसरों को मिसलीड करे, मतलब अगर वो इंक्लूड हो जाती है तो वो मिसलीड करेगी, ठीक है। तो ऐसा जिस भी पर्सन ने इस तरीके के प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज किया है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 447। काम खत्म। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, ओके। मगर एक्सेप्शन है। पहला पॉइंट, या तो वो बात थी बहुत ही ज्यादा इममटीरियल, माना कि फ्रॉड था, गलती थी, बट बहुत ज्यादा इममटीरियल थी, किसी का नुकसान नहीं हुआ उससे, किसी का नुकसान नहीं हुआ उससे, ठीक है। कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ था, कोई 25-30 हज़ार रुपए का, कंपनी ने वो फ्रॉड के बारे में बताया नहीं, कोर्ट बोलता है क्या मजाक कर, कितने का फ्रॉड था? वो 25,000, 25,000 करोड़, नहीं नहीं 25,000, 25,000 रुपए का, तो यार इसको जेल में डाल यार 2 दिन के लिए यार, टाइम वेस्ट करने आ गया हमारे यार। इट वॉज इमटीरियल मैन, ये इमटीरियल था, कोई मतलब नहीं है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, एक बंदा जिसने, जैसे कोई प्रमोटर है या डायरेक्टर है, एक बंदा जो कंपनी का डायरेक्टर अभी अभी बना है, उसको नहीं पता था कि फ्रॉड के बारे में, वो आया कंपनी को ज्वाइन किया, उसने कंपनी को चेक करवाया, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे, उसको नहीं पता था कोई कंपनी में फ्रॉड हुआ था, उसको नहीं पता था उसके बारे में, ही वॉज इनोसेंट। मतलब आप समझो, एग्जाम्पल देखिए, समझाता हूँ मैं आपको इसका एक बेस्ट तरीके से एग्जाम्पल देता हूँ मैं। भाई आप कंपनी में गए ऑडिट करने के लिए, आप ऑडिट नहीं, आप डायरेक्टर बन के गए कंपनी में, एक कंपनी में आप डायरेक्टर बन के जा रहे हो, अभी आप नए डायरेक्टर बने हो, कंपनी 5 साल से चल रही है, आपका एक अच्छा रेप्यूटेड नाम है, कंपनी ने आपको एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया कंपनी के अंदर। अब कंपनी ने मार्केट में एडवर्टीजमेंट कर दिया, बता दिया, मतलब ये भी हमारे साथ एज ए डायरेक्टर जा रहे हैं, न्यूज़ में फैल गई बात, आपने प्रॉस्पेक्टस को अप्रूवल भी दे दी, बाद में पता चला कंपनी में फ्रॉड था, आपकी क्या गलती है? कंपनी ने आपको स्टेटमेंट्स दिखाए, आपने उस पर बिलीव किया, और तब तक बिलीव किया जब तक प्रॉस्पेक्टस पब्लिक में इशू नहीं हो गया, बाद में कोई केस आया तो आपकी गलती थोड़ी थी, तो आप पे क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं लगेगी। इट इज प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पर्सन इफ ही प्रूव्स दैट स्टेटमेंट और ओमिशन वाज इमटेरियल। बोलता है वो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है या जो बात उसमें छुपी हुई है, स्टेटमेंट लिखा होना मतलब कि कंपनी ने बोला कि कोई फ्रॉड नहीं था और बात छुपा ली, जैसे 25,000 रुपए मैंने बोला फ्रॉड है, अब फ्रॉड ज्यादा भी हो सकता है, मान लो 50 करोड़ का फ्रॉड है, बट उसके बारे में बताया नहीं, आपको पता ही नहीं था, ओमिशन हो रखा था, वॉज इमटेरियल, या तो वो इमटेरियल था जैसे कि 25,000 का था, या ही हैड रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव एंड डिड अप टू द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, या मेरे पास रीजनेबल ग्राउंड थे बिलीव करने के, मैंने ऑडिटर की रिपोर्ट देखी, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट देखी, मेरे को नहीं पता था कोई फ्रॉड के बारे में, मैं क्या करता? दैट द स्टेटमेंट वॉज ट्रू एंड इंक्लूजन वॉज और ओमिशन वॉज नेसेसरी, मेरे को नहीं पता था तो मैंने हाँ कर दी। भाई आपको फ्रॉड के बारे में नहीं पता था और आपने कंपनी में हाँ कर दी तो कर दी, तो कर दी, आपको पता नहीं था ना भाई, पता होता तो आप करते क्या? हाँ नहीं करते, ऑब्वियसली नहीं पता था तभी तो हाँ करी, बात ही खत्म हो गई। ओके, सिविल लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट। सिविल लाइबिलिटी में क्या है, अब आपके ऊपर इतनी, आपके ऊपर पेनल्टी वेनल्टी लगा देंगे, ठीक है,
तो सेक्शन 35 contains the provision relating to civil liability for misstatement, liability of persons involved, where a person has subscribed for the securities acting on any statement included or the inclusion of any omission and has sustained loss or damage. मैंने क्या कहा था, आपकी liability कब आएगी, जब आपने prospectus को रीड करा, prospectus के बेसिस पे आपने सिक्योरिटीज खरीदी है। आप समझ रहे हो बात को, क्या बोला है, प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे जो बात उसमें मिसलीडिंग दे रखी थी, एंड हैज सस्टेन्ड लॉस और डैमेज एज ए कॉन्सिक्वेंस देयरऑफ। तो वेयर अ पर्सन हैज सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी एक्टिंग ऑन एनी स्टेटमेंट इंक्लूडेड और द इंक्लूजन और ओमिशन ऑफ एनी मैटर, कोई मैटर उसमें इंक्लूडेड था या कोई मैटर ओमिट हो गया था, इन दी प्रोस्पेक्टस विच इज मिसलीडिंग, कोई ऐसी बात जो मिसलीडिंग थी, या हैज सस्टेन्ड एनी लॉस और डैमेज, या फिर कोई लॉस हो गया या कोई डैमेज हो गया। समझ आ गया क्या, कोई लॉस हो गया कोई डैमेज हो गया। द कंपनी एंड एवरी पर्सन हु इज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, या हैज ऑथराइज्ड हिमसेल्फ टू बी नेम्ड and is named in the prospectus as a director, is a promoter, has authorized the issue of prospectus or is an expert। मतलब मैं वापस रिपीट करूं तो भैया आसान भाषा में एक बंदा है, देयर इज अ पर्सन, ठीक है, इस बंदे ने क्या किया, प्रोस्पेक्टस रीड करा, ये प्रोस्पेक्टस है कंपनी, प्रोस्पेक्टस रीड करा, इसमें कंटेंट्स रीड करे, इसको बढ़िया लगा, उसके बेसिस पे इसने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, परचेज कर लिए, उसके बेसिस पे इसने शेयर्स परचेज कर लिए। किसके बेसिस पे बोलो, प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे इसने शेयर्स परचेज कर लिए, बरोबर, बात समझ आ गई। तो एक बंदा था, उसने प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे शेयर्स को परचेज कर लिया, किसके बेसिस पे बोलो, प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे उसने शेयर्स को परचेज कर लिया, ठीक है। अगर किसी पर्सन ने ऐसा किया कि प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे शेयर्स को परचेज कर लिया, ठीक है, और उसके बाद उसे लॉस हो गया, ही सफर्ड सम लॉसेस और डैमेजेस, ठीक है, उसको लगा प्रोस्पेक्टस में जो लिखा है सही है, उसकी वजह से उसको लॉस या डैमेज हो गया। तो हर पर्सन जो कि डायरेक्टर है, हर पर्सन जो कि डायरेक्टर है या फिर जिसने ऑथराइज किया है कि हाँ एज ए डायरेक्टर मेरा नाम इंक्लूड कर दो, प्रमोटर है या जिसने भी इशू को ऑथराइज किया है या कोई एक्सपर्ट है, ठीक है, shall be liable to such person under section 36 to pay compensation to every person who has sustained the loss or damage। देखिए कमाल की बात सुनिए, अगर सिविल लाइबिलिटी है तो जिसको नुकसान हुआ है, जिसको नुकसान हुआ है उसको पैसे दे दो, पैसे नहीं, उसको कॉम्पनसेशन दे दो, उसको कॉम्पनसेशन दे दो। ये तो होती है सिविल, ओके। भाई सिविल लाइबिलिटी मतलब जिसको नुकसान हुआ है उसको कॉम्पनसेशन दे दो। एंड क्रिमिनल, तो भैया तुम तो बहुत बड़ी गलती करते हो, तुम्हें तो 447 में लायबल होना पड़ेगा, समझ आ गया, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगा मैं। 447 तुम जेल में जाओ, लाइबिलिटी भी खाओ, सब खत्म। बट सिविल का मतलब है कि जिस जिसको नुकसान हो गया उसके बेसिस पे तो उसी को कॉम्पनसेट करना है। कॉम्पनसेट भी कौन कौन करेगा, कॉम्पनसेट करने वाले कौन है, वही सेम डायरेक्टर जिसने अपने आप को ऑथराइज करा एज अ डायरेक्टर, प्रमोटर जिसने भी प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज किया है नॉट एज अ डायरेक्टर बट एज ए, और लास्ट है एक्सपर्ट। समझ आ गया, तो तुम सबकी लाइबिलिटी आएगी उस बंदे को कॉम्पनसेट, उन पर्सनस को कॉम्पनसेट करने की जिसने तुम्हारे बेसिस पे, तुम्हारे प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे, तुम्हारे स्टेटमेंट के बेसिस पे जिसने कंपनी के शेयर्स खरीदे और नुकसान हो गया। समझ आ गया, तो तुम सबकी लाइबिलिटी आएगी। मगर एक्सेप्शंस इसमें भी है, जैसे ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी में एक्सेप्शंस है ना, क्या एक्सेप्शंस थे, या तो जो भी ओमिशन हुआ या मिस स्टेटमेंट था वो या तो इमटेरियल था या फिर पर्सन ने बिलीव कर लिया था। यहाँ पे एक्सेप्शन है कि भैया जो भी नुकसान हुआ, ठीक है, पहला पॉइंट जो बंदा था उसने कंसेंट जो है ना उसने दी थी डायरेक्टर बनने के लिए। सेकंड वाला जो बंदा है ना ऊपर वाले में,
उसने कंसेंट दी कि हाँ ठीक है मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूँ, मगर प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले उसको पता लग गया कि प्रोस्पेक्टस में तो गड़बड़ है, तो उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली। तो अगर वो कंसेंट वापस ले चुका है तो उसकी लाइबिलिटी होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे शब्दों का क्या यूज है, ही ऑथराइज्ड हिमसेल्फ टू बी नेम्ड एज ए डायरेक्टर, तो उसने अपनी कंसेंट ले ली, समझ आ गया। बट उसने अपनी कंसेंट अगर वापस ले ली तो फिर उस कंडीशन में तो क्या लिखा है, नो पर्सन शेल बी लायबल दैट हैविंग कंसेंटेड टू बिकम ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उसने कंसेंट तो दी, he withdrew his consent before the issue of prospectus and that was issued without any authority or consent। समझ आ गया, ठीक है भाई। सेकेंड पॉइंट बोलता है that the prospectus was issued without his knowledge or consent, ठीक है भाई। वो तो बोलता है मेरे को तो पता ही नहीं था, मेरी तो कंसेंट ली नहीं थी, इन्होंने तो झूठा मेरा नाम लिख दिया, और जैसे मेरे को पता चला, भाई मैं तो इंडिया में था ही नहीं, और जैसे मेरे को पता चला कि इन्होंने बिना मेरी कंसेंट लिए मेरा नाम जबरदस्ती इंक्लूड कर दिया प्रोस्पेक्टस के अंदर एज ए डायरेक्टर, ठीक है, और जैसे मेरे को पता लगा मैंने तुरंत प्रभाव से पब्लिक में नोटिस दे दिया न्यूज़पेपर में कि इस पब्लिक इशू से मेरा कोई लेना देना नहीं है। समझ आ गया, दैट द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट एंड दैट और बिकमिंग अवेयर ऑफ द इशू ही फोर्थविथ गेव अ पब्लिक नोटिस दैट वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट। मेरे से तो पूछे बगैर इशू कर दिया आपने, मेरे को पता ही नहीं था भाई, मेरे को पता होता तो मैं कंसेंट देता ही नहीं ऐसी चीज के लिए। समझ आ गया, ठीक है। That as regards every misleading statement purported to be made by an expert and contained in which purports to be copy of the extract from a report or valuation of an expert, it was correct, fair representation of the statement or a correct copy or the correct and fair extract from the report or valuation he had reasonable grounds to believe and did up to the time that the prospectus, ठीक है। अब सुनो, एक काम करते इसको, जो अपना आसान भाषा में, जो अपने एक्सपर्ट है, आपने जो उसको इन्फॉर्मेशन दी, आपने कहा हमारी प्रॉपर्टी है, आपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, ठीक है, एक्सपर्ट ने उसके बेसिस पे वैल्यूएशन की रिपोर्ट दे दी, बट बाद में पता चला कि वो रिपोर्ट, जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फेक थे या कुछ ऐसा था, कंपनी ने झूठ करा, कंपनी ने फ्रॉड किया, और एक्सपर्ट ने अपनी कंसेंट दे दी। एक्सपर्ट की क्या गलती है बताओ, एक्सपर्ट की गलती है क्या? एक्सपर्ट की गलती नहीं है। तो एक्सपर्ट ने बोला कि मेरी क्या गलती थी, तो जैसे मेरे को पता चला मैंने तो अपनी कंसेंट वापस ले ली, विड्रॉ कर ली, तो मेरी गलती नहीं है। समझ आ गया। एज रिगार्ड्स एवरी मिसलीडिंग स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्सपर्ट, अंडरलाइन कर लो जो मैं कर रहा हूं, अंडरलाइन, it was correct and fair representation of the statement and he had reasonable grounds to believe and did up to the time of the issue of prospectus that the person making the statement was competent to make it and that the said person has given the consent required by section 26 subsection 5 to the issue of prospectus and he has not withdrawn the consent before the filing of the copy of prospectus with the registrar to the defendant's knowledge before allotment thereunder। consent वापस नहीं ली उसने, समझो, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है, कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, किसने दिया? एक्सपर्ट ने, बट किसके बेसिस पे? भाई परपोर्टेड मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, परपोर्टेड मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग। अभी जैसे मैं बताऊं, मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूं, है ना, तो उसमें क्या है, उसमें श्लोक चलता है, तो देयर इज अ श्लोका, है ना, एंड देन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द श्लोका, दैट इज द इंग्लिश इंटरप्रिटेशन ऑफ वॉट एवर इज रिटन इन दी संस्कृत। संस्कृत में लिखा है जो, उसका हिंदी इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो शुरुआत होती है वो कुछ ऐसे शुरुआत होती है कि जो लड़ाई हो रही है वो चालू हो रही है, बैटल फील्ड में सब लोग आ चुके हैं, ठीक है, तो बैटल फील्ड में सब लोग आ चुके हैं, कौरव और पांडवास सब आ चुके हैं,
ठीक है, तो जो कौरव के फादर है, ठीक है, धृतराष्ट्र, वो संजय को बोलते हैं। तो संजय उनका असिस्टेंट है जिसको दिव्य दृष्टि मिली हुई है, एंड वो देख सकता है, वो आंखें बंद करके वो पूरा वहाँ पे क्या हो रहा है वो पूरा देख सकता है। ठीक है, तो पूरी जो गीता है ना, जो गीता सुनी है वो 3 लोगों ने सुनी है। संजय ने तो सुनी है, अर्जुन ने, और बजरंग बली ने, हनुमान जी ने। ठीक है, क्योंकि हनुमान जी आए इसी कंडीशन पे थे। ठीक है, हनुमान जी आए इसी कंडीशन पे थे। तो हनुमान जी की कंडीशन यही थी कि जो कृष्ण जी है उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप आ जाइए, ठीक है, और रथ पे विराज करिए। तभी हनुमान जी रथ पे विराजे हुए थे, तभी वो रथ ठीक चल रहा था, नहीं तो वो रथ कब का खत्म हो चुका था। ठीक है, तो रथ पे आए और रथ पे विराजमान किया उन्होंने। तो जैसे उन्होंने रथ पे विराजमान किया, रथ अब संभला हुआ है, समझना बात को। ठीक है, तो हुआ ये कि रथ विराजमान हो रखा है, रथ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो हनुमान जी ने कंडीशन ये रखी कि मैं आऊँगा तो सही, बट क्या है कि जो मेरे प्रभु राम हैं, ठीक है, अब राम और कृष्ण तो एक ही है, मगर उन्होंने कहा कि जो मेरे प्रभु थे, हम जब जा रहे थे यहाँ पे, जब लंका जा रहे थे हम लोग, तो रास्ते में मेरे को बहुत कुछ सिखाते हुए चल रहे थे। तो मैं आप ही के पास तभी आऊँगा जब आप मुझे सिखाओगे, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा आ जाओ, सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो उन्होंने बोला हनुमान जी के लिए था, अर्जुन तो बहाना था, गीता उन्हें हनुमान जी को सुनाना था। ठीक है, हाँ, उसके भी देखता हूँ मैं सुनता भी रहता हूँ। ठीक है, और मैं पढ़ना भी चालू कर दिया मैंने, है ना, क्योंकि दुनिया की बेस्ट मैनेजमेंट की बुक यही है। मगर सिर्फ वो श्लोक का हिंदी या इंग्लिश जो निकालना, दैट इज नॉट सफिशिएंट। वो उसका मतलब क्या है वो समझना भी तो जरूरी है। तो उसके नीचे पूरा परपॉटेड दे रखा होता है कि ये परपॉट क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस बात का। ये जो पूरा जो स्टेटमेंट दे रखा है ये किसके ऊपर बेस्ड है, क्या बताना चाहता है ये। तो दैट इज परपॉट्स। तो कोई भी स्टेटमेंट देना, कोई भी स्टेटमेंट किसी चीज के ऊपर देना, वो किसी ना किसी चीज के ऊपर बेस्ड होगा। इट इज बेस्ड अपॉन समथिंग, जिसके लिए मैंने इंटरप्रिटेशन दिया, जिसके लिए मैंने कुछ बोला, एक्सपर्ट ने कुछ बोला, विच इज परपॉटेड ऑन समथिंग, जिसको किसी चीज के ऊपर बेस्ड अपॉन है, किसी चीज के ऊपर बेस्ड है। तो जिस चीज के ऊपर बेस्ड है जरूरी है कुछ ना कुछ तो हो। तो ये यही चीज बोल रहा है। अगर अपन इस वर्ड को हटा भी देते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को मार्क्स मिलेंगे। लिख भी देते हैं तो भी मार्क्स मिलेंगे। समझ आ गया? तो एज रिगार्ड्स एवरी मिसलीडिंग स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्सपर्ट, इतना भी बोलो चलेगा। परपॉटेड टू बी मेड बाय मतलब इट इज बेस्ड ऑन समथिंग। एक्सपर्ट ने ऐसे ही कुछ नहीं बोल दिया, वो किसी बात पे बेस्ड है, ये बोलो तो भी सेम है। तो ये बोलोगे तो भी चलेगा, नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि एक्सपर्ट ने किसी ना किसी चीज के ऊपर बेस्ड ही अपनी राय बनाई होगी, नहीं तो एक्सपर्ट क्यों बोलेगा। बात समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको? तो एज रिगार्ड्स एवरी मिस स्टेटमेंट, मिसलीडिंग स्टेटमेंट purported to be made by an expert or it was correct and fair representation of the statement, वो correct था एकदम, ठीक है, and he had reasonable ground to believe and did up to the time of issue of prospectus, expert को लगा सब कुछ ठीक है, and that the person making the statement was the competent to make it, ठीक है, जो person ये statement दे रहा है वो competent था and the said person has given the consent required by section 26 subsection 5। मतलब मैं एक expert हूँ, मेरी बात समझो, मैं एक expert हूँ, मैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करता हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, आर्किटेक्ट हूँ, कुछ भी हूँ, मतलब सीए में कुछ भी, जहाँ रिक्वायर्ड था ना उसकी मेरे को एग्जैक्ट नॉलेज है, तो मैंने उस हिसाब से अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करा। कंपनी ने मेरे को कुछ बोला, मैंने उसके बारे में, कंपनी ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, उसके बारे में मैंने कोई स्टेटमेंट परपॉर्ट किया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन टू मी मैंने अपने स्टेटमेंट दिया। जो मेरा स्टेटमेंट है वो कंपनी की किसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है, मैं एक्सपर्ट हूँ 26 सबसेक्शन 5 के हिसाब से, मेरे पास इतनी क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, मेरे को अलाउ करता है कि मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ। समझ गए? ही हैड रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, मेरे पास रीजनेबल ग्राउंड थे भरोसा करने के कंपनी के ऊपर। डिड अप टू द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, मैंने भरोसा किया। पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट वॉज कॉम्पिटेंट, ठीक है, टू मेक इट, मैंने स्टेटमेंट दिया है, मैं कॉम्पिटेंट हूँ। दैट द सेड पर्सन हैज गिवन द कंसेंट रिक्वायर्ड बाय सबसेक्शन
26(5) मैंने अपनी कंसेंट भी दी है कि हाँ ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड ही हैज नॉट विड्रॉन, मैंने अपनी कंसेंट वापस नहीं ली है, मेरे को नहीं पता था, ठीक है, इसमें गड़बड़ थी, मेरी कोई गलती, समझ आ गया क्या? तो कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन की रिपोर्ट देनी थी, कंपनी ने बिल्डिंग दिखाई, मैंने बिल्डिंग देख के उसके ऊपर रिपोर्ट दे दी, मेरे को लगा मैंने करेक्ट रिपोर्ट दी है, झूठ कंपनी ने बोला था, रिपोर्ट कंपनी ने मतलब कंपनी ने बोला था, मैंने मेरी स्टेटमेंट मेरी जो रिपोर्ट थी वो एकदम करेक्ट है, बट जो बेस था वही गलत था, वो मिसलीडिंग था, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता था, वो कंपनी की गलती थी, तो मैं तो बच जाऊंगा। समझ आ गया क्या? अनलिमिटेड लाइबिलिटी व्हेन प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड, अगर आपने डिफ्रॉड करने की कोशिश करी, मतलब धोखा देने के लिए अगर आपने प्रोस्पेक्टस इशू करा है कि पैसा लेके अपन तो छूमन तक पैसा उठाया, पैसा आया खाते में, और खाते में पैसा लेते ही कंपनी से पैसा अपने खाते में डलवाएंगे और उसको लेके सीधे लंदन भाग जाएंगे, समझ गए? आपका इंटेंशन ये है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। समझ आ गया? बताइए कोई दिक्कत, कोई डाउट? ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 घर से रीड करेंगे, इसका पूरा ये घर से रीड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 होमवर्क है आपका, एग्जाम्पल 7 होमवर्क ले लो। पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी, पॉइंट नंबर 7 कल से चालू करेंगे, ठीक है? कल चैप्टर कंप्लीट करके नया चैप्टर चालू कर देंगे। 3 आवर्स की होगी ना, सुबह भी तो होगी, हाँ 1 घंटे तो सुबह वाली हो जाएगी, 1 घंटे में हो जाएगा खत्म, इजी सा पोर्शन है, ठीक है? इसको खत्म करने के बाद नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है? लेट सपोज 9th ही चालू कर देंगे, बुक खत्म कर लो, हाँ हाँ वो भी खत्म करा दूंगा, इसी के साथ खत्म कराऊंगा, ठीक है? मतलब अभी, मतलब पहले 7th करते हैं, ठीक है, वो 9th करते हैं, 9th या 7th खत्म कर लेते हैं, कल एक काम करते हैं, मे बी हो सकता है 7th कल खत्म ही हो जाए, तो कल खत्म करते हैं, ठीक है? तो पता लगे चैप्टर अपना एक चैप्टर बचेगा वो खत्म, फिर एक चैप्टर अपन लेके खत्म कर देंगे, ठीक है? और फिर अपने को लगा कि 3-4 दिन में अपन फ्री हो गए, तो अपन क्या करेंगे, अपन NI भी उठा लेंगे, उनका वेट नहीं करेंगे, ठीक है? हो सकता है कि NI में संडे टू संडे उनके साथ करा दूं, ठीक है? और नहीं तो मैं अभी के अभी करा दूंगा, 2 दिन, हाँ जो स्टेटेड टाइम मैंने बोला था ना, उस मैंने कितने दिन बोले थे? हाँ तो मैं पहले करा दूंगा, 15 तक ही करा, आज 9, 15 तक करा दूंगा मैं, 15 को फ्री कर दूंगा मैं आपको, फिर जैसे ही खत्म हुआ ऑडिट चालू कर देंगे इसकी जगह पे, ताकि ऑडिट ऑडिट भी अपना जल्दी खत्म, हाँ नहीं होगा, ठीक है? चलो क्लास एंड करते हैं, जय श्री कृष्णा। एक बार ये ऑडिट मैं वापस बोल के आता हूँ लेक्चर के लिए, ठीक है? हाँ जी, कौन सा वाला? एक सेकंड,